हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी जो क्लास है दैट इज़ थर्ड क्लास ऑफ मेंसुरेशन। लास्ट क्लास में या पिछली दो क्लासेस में जो हमने बहुत डिटेल में वो बेसिक वाला पार्ट सारा कवर कर लिया था। किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, क्या प्रिज्म होता है, क्या पिरामिड होता है, कौन से सारे फॉर्मूले सिलेंडर के, क्यूब के, क्यूबॉइड के, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारी बातें हमने प्रीवियस सेशन में कर ली हैं। उनमें कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज भी हम उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं को आगे आज कोशिश करेंगे कि फिनिश कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बीच में एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं अभी के लिए फिलहाल स्किप करूंगा, जस्ट बिकॉज कि उसमें कुछ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भी होंगे। तो सॉल्व तो मैं कर दूंगा, लेकिन मे भी शायद कुछ लोगों को दिक्कत आए, तो वो मैं ज्योमेट्री पढ़ाते टाइम भी उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा। जहां पर कुछ सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट या समथिंग आएंगे तो उनको मैं वहां पर डिस्कस कर लूंगा, लेकिन छूटेगा नहीं कुछ। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, काफी हद तक 99% ऑफ द क्वेश्चन सारे उसी में आएंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं तो वील डिस्कस जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, हमने लास्ट सेशन में 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या कह रहा है? एक समठोस प्रिज्म का आधार एक त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का कुल सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल और परिमाण कितना होगा? एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये मैं पूरे पेपर में देख रहा था प्रीवियस ईयर पेपर में। जैसे इन्होंने देखो 3 क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब लेटरल सरफेस एरिया और परिमाण लिखा है। लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो सब जगह लिखा हुआ है घन सेंटीमीटर, लास्ट वाला पार्ट। बेसिकली इन्होंने आयतन को पूरे मैंने यूपीएसआई के जितने पेपर देखे कहीं पर भी इन्होंने आयतन वर्ड नहीं यूज किया, उसके लिए इन्होंने परिमाण वर्ड यूज किया है। इसलिए हमने भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कराए हैं, जैसा पूछा गया था हमने एज इट इज उन्हीं क्वेश्चंस को, उसी भाषा को यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर परिमाण का मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आयोग ने दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आयतन के सेंस में इस बात को लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रिज्म। बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है मैंने। क्या कहा था कि प्रिज्म याद रखना है आपको कैसा? सिलेंडर के तरीके से। सिलेंडर है तो प्रिज्म है और सारे फॉर्मूले उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको याद होगा। एक बारी मैं रिवाइज कर रहा हूं, लिखूंगा नहीं, बस ऐसे बोल रहा हूं। आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, ये होता है किसी भी प्रिज्म का आयतन। और वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई। और टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वहां पर जो भी आपका सीएसए या एलएसए आया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम या शीर्ष और आधार के क्षेत्रफलों का योगफल। ये फॉर्मूले बने थे, उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। एक ठोस, अच्छा एक और डाउट कई बारी बच्चे पूछते हैं, वो डाउट लास्ट क्लास में मिस हो गया था तो मैं बता रहा हूं। कई बारी जब प्रिज्म के बारे में हमारी कल्पना होती है, स्पेशली जो हमारे साइंस स्ट्रीम के भाई हैं, तो उनको एक डाउट ये आता है कि जो इंटरमीडिएट में आपने प्रिज्म पढ़ा था वो प्रिज्म तो ऑप्टिक्स में जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया था वहां पर क्या किया था कि एक ट्रायंगल, वो ये वाला प्रिज्म था। मैं बना भी दे रहा हूं कि आपने जो इंटर में किया था वो ये वाला प्रिज्म किया था। ऐसा प्रिज्म आपने किया था। तो दिमाग में इमेज क्या होती है कि प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप का होता है, टॉप उसका 0 होता है। कई लोगों को इसमें डाउट भी आता है, तो इस चीज को मैं क्लैरिफाई कर दूं। ये वही प्रिज्म, मैं आपसे क्या कह रहा था, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम बराबर होता है। देखो यहां पर एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, अब इमेजिन करो जो इंटर में ऑप्टिक्स में आप प्रिज्म करते थे, नीचे भी ट्रायंगल होता था, ऊपर भी ट्रायंगल होता था, दोनों टॉप एंड बॉटम बराबर होते थे। ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, दोनों आपस में बराबर होते थे। और बाकी इसमें क्या है, 2 रेक्टेंगुलर सरफेस, एक इधर से रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसको मैं ऐसे मिला दूं तो देखो एक आयत आपका ऐसे बन रहा होता था, एक आयत ऐसे बन रहा होता और एक बेस में बन रहा है, कुछ इसी तरीके से होता था। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, जरा अपना हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस प्रिज्म के आधार पर त्रिकोण है, मतलब कुछ ऐसा ही प्रिज्म है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब प्रिज्म का क्वेश्चन है तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। पिरामिड के क्वेश्चन में फिगर की जरूरत होती है, बट प्रिज्म के क्वेश्चन में फिगर की जरूरत नहीं होती है। तो कैसे करेंगे? एक ठोस प्रिज्म का आधार एक त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 है। मतलब एक ऐसा प्रिज्म हुआ, अगर 6, 8, 10 है, मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में भी बताया था।
तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 बराबर 100 होता है। तो ये त्रिभुज कैसा है? ये समकोण त्रिभुज है और ऊंचाई भी हमें दे रखी है, तो तीनों भुजाएं भी पता है, ऊंचाई भी पता है, एरिया तो निकल ही आना है। तो मैं डायरेक्ट उठा के सॉल्व करना चालू करता हूं किसी एक पार्ट से। जैसे मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला, मैंने कहा था कि आप लोगों को जिसको भी थोड़ा सा भी टेंशन आएगा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जस्ट बिकॉज कि व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन वील अगेन रिपीट ऑल दोस फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, तो कुछ छूटा भी है तो वो कवर होता रहेगा। तो मैंने क्या बताया था कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब देख लो एरिया ऑफ बेस, तो ये त्रिभुज है और कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होगा सबसे बड़ी भुजा क्या होती? कर्ण होती है। अगर किसी को डाउट है तो फिलहाल आप बना दे रहा हूं मैं, लेकिन इतना मेरे ख्याल से पता ही होगा आपको कि ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो इसका एरिया ऑफ बेस कितना आ गया? 24। हाइट कितनी दे रखी है? 10। आंसर कितना आ जाएगा? 240 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा आयतन कितना है? 240 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू दे रखी है, तो आप देखोगे 240 सेंटीमीटर क्यूब केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो जब मैं एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को करता तो मैं बस इतना ही देख के टिक मार के चला जाता। एग्जामिनर ने कायदे से तो उसको ऐसे डाइसी ऑप्शंस बनाने चाहिए थे कि आप मजबूर हो कि आप तीनों सॉल्व करो, लेकिन मैंने ओवरऑल इस यूपीएसआई के पूरे पेपर के पैटर्न को एनालाइज किया कि यहां पर गणित को कठिन नहीं बनाया गया है, यहाँ पे गणित को सरल ही किया गया। आप थोड़ा सा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो ऑप्शन तो डी होगा। बाकी मैं दोनों पार्ट आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। वॉल्यूम आ गया है, पार्श्व प्रतः का क्षेत्रफल दैट मींस लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो क्या है? पेरीमीटर, मैं इसको पेरीमीटर को शॉर्ट में पी लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, दिस इज द फॉर्मूला। आधार का परिमाप कितना होगा? देखो त्रिभुज ऐसा है तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा? 8 से 14 10 24, तो ये आ जाएगा 24 और अगेन 10। वैल्यू कितनी आ गई आपका? यहां पर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कितनी है? अगेन 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो अगेन आपका ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। एंड द लास्ट पार्ट, मतलब जो पहला पार्ट था इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था? टोटल सरफेस एरिया का मतलब एलएसए जो भी आया सबसे पहले तो वो लिख लो। तो बराबर कितना हो गया? 240 प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम मतलब इसका एग्जैक्ट अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये ऐसा बना होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 10 होगा, यहां से ऐसा एक ट्राइंगल बनेगा, प्रिज्म बनेगा और इस तरीके से आपकी सिचुएशन बन रही होगी। ठीक है, तो अब यहां पर ये कितना है? इसका एरिया, इसका एरिया अभी हमने निकाला था कितना? 24 और 2 लेना है तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे में 24, तो 240 प्लस में 48, वैल्यू कितनी आ गई? 288 और यही हमारा आंसर है। तो 3 क्वेश्चन पूछे थे। एग्जामिनेशन करते टाइम मैं एक की वैल्यू निकाल के आगे बढ़ आता, बट अभी मैंने आपको बता दिया है। प्रिज्म है तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि प्रिज्म का क्वेश्चन में आपको कभी भी फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, आपको अलग से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। पिरामिड आएगा तो वहां पर कुछ कुछ फिगर की जरूरत पड़ती है। अच्छी बात यह है कि आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है, लेकिन हम आपको 2 4 5 क्वेश्चंस करा देंगे जिससे कि आपकी वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो क्या किया फिर से? बस एक बारी की प्रिज्म का हमें पता है, मैंने कहा सिलेंडर को बेस बनाना, वहां से फॉर्मूला अगर याद नहीं, वैसे तो याद ही होना चाहिए। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। बेस इसका कैसा है? त्रिभुजाकार है और ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 6 गुणे 8, 24 आ गया। तो एरिया ऑफ बेस 24 है, हाइट 10 है, आंसर कितना? 240। लैटरल सरफेस एरिया आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई। आधार का परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल कितना आ जाएगा? 8 6 14 10 24 इंटू में ऊंचाई, तो 240। अगेन दिस इज द आंसर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया मतलब जो भी लैटरल सरफेस एरिया है उसमें टॉप और बॉटम के एरिया को आपने ऐड कर देना है। तो टोटल सरफेस लैटरल सरफेस एरिया कितना था? 240। टॉप एंड बॉटम का एरिया 24 गुणे 2 48, 288 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों के आंसर हमें मिल गए हैं। आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है,
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। कई लोग कमेंट्स कर रहे होंगे, बट हमने बताया कि कुछ इश्यूज हैं, अभी हम कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, बट स्टिल मैं इस बात को एश्योर कर रहा हूँ आपको कि अगर कोई डाउट है तो आप बस क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली इनको ले लेंगे। या आप ये भी कर सकते हो, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है डाउट वाला 7235808541, आप वहां पर भी भेज सकते हो। हम वहां से भी आपको सोल्यूशन दे देंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको इस चीज को लेकर कोई भी परेशानी नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे कराना नहीं है, वैसे आप लोग आंसर बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो डिटेल में, मतलब कम से कम 20-25 मिनट इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था और इस पे कम से कम 8-9 क्वेश्चन भी किए थे। तो अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग मुझे आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का। एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या है जिसमें 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। बिना सॉल्व करे, बिना कलम चलाए इसका आंसर दिया जा सकता है। आप में से देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। आपको इसका बेसिक लॉजिक पता होगा, मेंसुरेशन में यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब चाहे आप उसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन मान लीजिए या फिर आप उसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन मान लीजिए, सॉरी परसेंटेज का क्वेश्चन मान लीजिए। तो ये जैसे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 125% होगा। कैसे होगा, कई लोगों को बाउंस मार जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूं। बाकी अगर किसी को डाउट है तो आप परसेंटेज की क्लास 1 जाके देख लेना, वहां पे आपको बहुत डिटेल में दिया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। जैसे आपको क्या करना है, किसी भी चीज में बस ये देखना है इसका फॉर्मूला क्या है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर जो कांस्टेंट मान होता है किसी भी फॉर्मूले में, जो नियतांक होता है, वो कभी भी प्रतिशत में परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे मान लो गोला है तो 4/3 ये नहीं परिवर्तन करेगा। पाई भी एक कांस्टेंट मान है, 22/7 उसका मान आता है, वो भी परिवर्तन नहीं करेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो परिवर्तन करेगा दैट मींस इस फॉर्मूले में वेरिएबल क्या क्या है जिनके मान बदलते हैं, आर है एंड एच है। ये 2 चीजें इसमें वेरिएबल है। आपके क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सिर्फ त्रिज्या में वृद्धि हुई है, इसका मतलब एच भी कांस्टेंट है। क्योंकि एच में कोई वृद्धि नहीं हुई है तो एच का मान दोनों केसेस में सेम है। तो बचा क्या, त्रिज्या बची। तो 50% त्रिज्या क्या है, बढ़ी हुई है। आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे 50/100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2। मतलब 2 वास्तविक त्रिज्या है, 1 की वृद्धि हो गई। तो पहले मैंने एक तरफ लिख लिया रेडियस और इधर मैंने लिख लिया ओरिजिनल, इधर मैंने लिख लिया न्यू। ओरिजिनल कितनी थी 2, न्यू कितनी है 3। अब देख लो फॉर्मूले में कितने बार आर आया है, फॉर्मूले में आर आया है 2 बारी। तो हमें भी ये काम कितने बारी करना पड़ेगा, 2 बारी। 2 से 3 फिर से हो गया। मतलब अगर ओरिजिनल आयतन 4 था तो नया आयतन कितना है, 9 है। कितने की वृद्धि दिख रही है मुझे, 5 की वृद्धि दिख रही है। तो 5/4 इंटू में 100 कितना आ जाएगा, 125%। अगर चूंकि कहीं पर भी आपने जैसे परसेंटेज में पढ़ रखा होगा a+b+ab/100, सेम लॉजिक यहां पर भी लगा सकते हो, क्योंकि 2 बार का ही केस है। आर स्क्वायर है और आपको पता है सिर्फ आर में ही परिवर्तन हो रहा है, तो आप मन में भी सोच सकते थे 50 + 50 + 50 × 50/100 125। वहां से भी आंसर आपका 125 ही आता थोड़े से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा अगले 5-7 मिनट में आपको डिटेल में बता दे रहा हूं। अगर किसी ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी या किसी को भी डाउट है, 3-4 क्वेश्चन लेके आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या आपके पास। ये कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैंने एक चीज लिया, मैंने कहा एक गोला है और इस गोले को मैंने रेडियस में कहा 10% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो मैंने कहा इसके आयतन में होने वाला परसेंटेज चेंज क्या होगा, इसके आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप देखो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³ इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। आप मैंने क्या बताया आपको कि देखो वेरिएबल से हमें सिर्फ लेना देना है, कांस्टेंट मान से कोई लेना देना नहीं है। दैट मींस इस 4/3 पाई से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। r³ बचा, मतलब r है एक वेरिएबल, त्रिज्या एक वेरिएबल है और जो कि चेंज हो रही है। और यहां पर फॉर्मूला 3 है तो हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10% का मतलब 10% का मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/10। मतलब ये ओरिजिनल है, ये आपका चेंज है इसमें पॉजिटिव।
तो पहले 10 थी, अभी बढ़कर कितनी हो गई है 11। ये तो एक बार रेडियस की बात हो गई, ये ओरिजिनल है और ये न्यू है। अगेन इट इज 10 एंड इट बिकम्स 11, नेक्स्ट टाइम इट इज अगेन 10 एंड बिकम्स 11। कितना आ गया 1000 हो गया, ये 1331 हो गया। 11 का क्यूब कितना होता है 1331। कितना बढ़ गया 1000 से 1331 हुआ है, वृद्धि कितने की हुई है 331 की। तो ये हो जाएगा 331 अपॉन में 1000 इंटू में 100। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 33.1% वृद्धि। कई लोग कहेंगे कि अभी एक क्वेश्चन पहले मैंने इसका एक तरीका ये भी बताया कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 भी लगा दो। देखो 3 है, आने को वहां से भी आ जाएगा, ये ज्यादा मुझे आसान लग रहा है, करने को मैं कर सकता हूं। कैसे, देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये सिर्फ आर स्क्वायर के लिए अभी लगा है क्योंकि आर 2 बार मैंने लिया है। तो ये कितना आ जाएगा देख लो, 10 प्लस 10 और ये 1 हो गया, कितना आ गया 21। लेकिन अभी तो एक बार का बचा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटे में 100, कितना आ जाएगा 31 प्लस ये आपका आ जाएगा 2.1, कितना आ गया 33.1। ऐसे भी किया जा सकता है लेकिन अननेसेसरी बड़ा है, वो तरीका आसान है। और दूसरा एक और चीज कि वो तरीका इसलिए भी बेटर है कि चलो यहाँ पर 10% 20% टाइप की वैल्यूज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जब इंटीजर के फॉर्म में परसेंटेज है। लेकिन 16 सही 2/3% है, 12.5% है, तो फिर तो इस तरीके से करना है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो हम इसी प्रोसेस को ही हम फॉलो कर रहे होंगे। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ये सिंपल सी बातें हैं। और मैंने कहा इसका डिटेल, इसके बाद भी अगर किसी का डाउट रह जाता है तो आप परसेंटेज की क्लासेस जाके, मोस्ट प्रोबेबली क्लास 1 में ही हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, तो वहां पर भी देख सकते हैं। 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको और समझा दे रहा हूं ताकि कोई डाउट इसमें रह ना जाए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया यहां से, नेक्स्ट मेरा केस जो है मैं एक आपको नया केस बनाता हूं। जैसे मैंने ले लिया एक सिलेंडर है, क्या है एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, यहां पर 12.5% की वृद्धि हुई है। अप एरो का मतलब मैं ये लिख रहा हूं कि इसकी वृद्धि हुई है। और सेकेंड मैंने क्या लिख लिया, हियर इट इज हाइट, और हाइट में मैंने लिख लिया 16 सही 2/3% की कमी हुई है। डाउन एरो का मतलब कमी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि ऐसी स्थिति में इसके आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो अब देखो क्या करेंगे। मैंने सबसे पहले देखा भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब पाई आर स्क्वायर एच अगर मेरे वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो अब मैंने कहा कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो, बचा क्या आर स्क्वायर एच। तो एक तरफ मैं लिख ले रहा हूं क्या भाई, एक तरफ मैंने लिख लिया रेडियस, दूसरी तरफ मैंने लिख लिया हाइट, इधर मैंने लिख लिया ओरिजिनल, इधर मैंने, इतना सब लिखना नहीं है अभी, मैं सब समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब देखो रेडियस कितनी बारी आया है, रेडियस आया है 2 बारी। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, और ये बढ़ रहा है, तो मतलब 8 अगर वास्तविक त्रिज्या है तो 1 की क्या हो गई, प्लस एक +1 का परिवर्तन हो गया है, तो दैट इज 9। तो अब क्या हो जाएगा, रेडियस आपका 8 से 9 हो गया है, तो ओरिजिनल आपका 8 है, नया कितना है 9। यहां पर बस एक बात ध्यान देनी है कि रेडियस आपने 2 बार लिया है, आर स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो सेकंड टाइम भी क्या इसको हम कंसीडर करेंगे, 8 से क्या हो गया है 9 हो गया है। और सबसे लास्ट में ये वैल्यू कितनी होती है 1/6, जहां पर 6 वास्तविक ऊंचाई है और इस बार ये कमी हो रही है। दैट मीन्स जो चेंज है ये मेरा कैसा है, नेगेटिव है। और अगर मेरा चेंज नेगेटिव है तो ये 6 से घट के कितना आ गया है, 5 आ गया है। 6 से घट के कितना आ गया है, 5 आ गया है। दिस इज रेडियस, दिस इज अगेन रेडियस। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि फॉर्मूला आर स्क्वायर कह रहा है, मतलब आर का 2 बारी गुणा हुआ है। और तीसरी चीज मैंने ले ली है, दैट इज हाइट। गुणा करते हैं, 8 8 जा 64 इंटू 6, यही तो हो जाएगा 8 8 64 गुणे 6, तो 60 गुणे 6 कितना हो जाएगा 360, और 6 गुणे 4 हो जाएगा 24, तो 384। ये गुणनफल कितना आ जाएगा 384। यहां पर 9 9 जा 81, और 81 इंटू में 5, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 405। ठीक है, यही बनेगा। तो वृद्धि तो हो रही है, ये तो कंफर्म हो गया।
अब कितने की वृद्धि हो रही है, तो 84 का मतलब 16 5 21 की वृद्धि हो रही है। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज कहूंगा कितना आया है, तो देख लो यहां पर वृद्धि कितने की है, 21 की। तो मैंने लिखा 21 अपॉन में 384 इंटू में 100। बाकी अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, और मेरा इतना पार्ट नहीं है, आप देख लीजिएगा कैसे करना है, मुझे बस प्रोसेस से मतलब है। ठीक है, तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कट जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये 7 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, 128। 7 से नहीं कटेगा, फिर आगे आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से काटोगे 64 आ जाएगा, 2 से काटोगे 50 आ जाएगा, फिर ये 25 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा 175 बटे में 32। बाकी तो अब कुछ नहीं बचा है, 32 पंचे 160, तो 5 दशमलव कुछ ये वैल्यू आ रही होगी, वो आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं एक रैंडम वैल्यू लिख रहा हूं। आई होप किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे मैं बता रहा हूं, और बार बार ये भी कह रहा हूं कि इसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिकॉल कर दूं। अगर डाउट है तो आप परसेंटेज वाली क्लास को रेफर करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन का नहीं है, ये मेनली परसेंटेज का ही पार्ट है। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा कहा जाएगा, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, एक घनाभ है। क्या है घनाभ? दैट मींस क्यूबॉइड है, और मैंने कहा कि इसकी लेंथ में 12.5% की वृद्धि हुई है, इसकी ब्रेड्थ में 10% की कमी हुई है, और इसकी हाइट में 14 सही 2/7% की वृद्धि हुई है। आपको बताना है इसके आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप लोग टाइम लीजिए, ट्राई करिए, सब कुछ मैंने बता दिया है, खुद से चेक करिए। जस्ट बिकॉज कि आई एम नॉट सीइंग योर कमेंट्स, तो आप लोग जब मैं अभी सॉल्व करूंगा तो मेरे साथ मिलाइए कि देखिए कितने लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं कैसे करूंगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे। तो मैं 10 सेकंड का टाइम और ले लेता हूं, एंड आफ्टर 10 सेकंड्स आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन, और उसके साथ आप लोग भी देखिएगा कितने लोगों ने सही किया है। सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलना है, फिर जैसे जैसे परसेंटेज चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, और कुछ इसमें नहीं है। उम्मीद है कि अभी तक कुछ लोगों ने आंसर दे दिया गया होगा, कुछ लोग अभी अधूरे पे होंगे, इतना कोई बड़ा नहीं है। अब मैं करता हूं, 12.5% का मतलब 1/8, और ये पॉजिटिव चेंज है। 10% का मतलब 1/10, और ये नेगेटिव चेंज है, क्वेश्चन में कह रहा है। 14 सही 2/7% का मतलब ये 1/7, एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव चेंज। अब देखो क्यूबाइड है तो फॉर्मूला तो यही होता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब तीनों को गुणा ही करना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ज्यादा कहानी नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। 8 मेरा वास्तविक था, ओरिजिनल क्या है 8, नया क्या है 8 से 1 बढ़ गया, तो न्यू कितना है 9। ब्रेड्थ वास्तविक कितनी है 10, और अभी ये घट गई है क्योंकि इसमें 10% की कमी हो रही है, तो 10 में 1 की कमी हो चुकी है, तो ये कमी होके कितना हो गया है 9 हो गया है। यहां पर हाइट कितनी है 7, बढ़कर कितनी हो गई है 8। कितना आ जाएगा आंसर, 10 8 80, और 8 7 56, 560। अगर वास्तविक मेरा आयतन था तो 9 9 81, 8 1 8, 8 8 64, 648, शायद यही हो रहा होगा। 81 इंटू में 8, 8 1 8 48। ठीक है, सही है। तो आपका 560 से बढ़कर 648 हो गया है। कितने की वृद्धि हुई है, तो 560 से 660 होता है, 12 कम है, मतलब 88 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 88 की वृद्धि हुई है। 8 में 0 गया, बचेगा 8, 14 में 6 गया 8, बिल्कुल सही है। 88 की वृद्धि हुई है, कितने पे 560 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 से 0 सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब आपका ये किससे आ जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से आप काटोगे 11, 8 से काटोगे 7, यहीं से आपका आंसर आ गया 110 बटे में 7। ये कितना आ जाएगा 15.8 के आसपास, क्योंकि 15 सतह 105 होता है और 16 सतह 112 होता है। 112 के पास है, तो 15.7 या 15.8 के आसपास ये वैल्यू आ रही होगी अप्रॉक्स। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। तो कुल मिला के परसेंटेज चेंज ये होगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा
मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं ताकि अगर पुराना नहीं भी थोड़ा सा भी अगर परसेंटेज की समझ होगी तो सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो परसेंटेज क्लास 1-2 जाके देख लीजिएगा। उसके बाद भी डाउट है तो हम जब नेक्स्ट मिल रहे होंगे तो आप पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, नहीं आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन को वैसे तो मुझे बाद में ही बताना चाहिए, तो मैं चाहे तो बाद में ही बता दूं। आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, इसमें कोई सीधा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन दिख रहा है तो बता दे रहा हूं, नहीं तो इसमें कुछ सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट भी लगते हैं, इसलिए या तो मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। समरूपता शंकु में इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ समरूपता के कॉन्सेप्ट भी लगते हैं, तो मैं उन सबको एक साथ डिस्कस कर लूंगा, तो आपको तब बताऊंगा। ठीक है, मैं आगे ही बढ़ता हूं और तब आपको बता दूंगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास के एक खोखले गोले को एक 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था लास्ट सेशन के लास्ट में ही बताया था मैंने, कि अगर मैं एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बना रहा हूं तो ऐसे केस में अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ वेस्ट हुआ है, अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो आप कंफर्म जान लो कि आपको पहले का आयतन बराबर दूसरे के आयतन के करना है, वहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको सिलेंडर और कोन का एक क्वेश्चन कराया भी था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब कोई खोखली आकृति है तो इसमें क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? खोखले पे क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे यही आया हुआ है। तो खोखले में क्या होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूं, फिर आप लोग ट्राई करो। जैसे ये गोला है और ये खोखला है और ये किसी चद्दर का बना है जिसकी अपनी कोई मोटाई है। ये वाला पार्ट है जिसमें मटेरियल यूज हुआ है। तो इसमें यूज्ड जो वस्तु है, जो धातु है, अगर मुझे उस धातु का आयतन निकालना है, इसमें यूज्ड धातु का आयतन निकालना है, तो ये रहा अपने पास क्या, सेंटर। ये रहा अपने पास सेंटर और यहां से क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास की बात हो रही है। डायमीटर मुझे दे रखा है, तो देखो अगर जिसका व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3, और दूसरा जिसका व्यास 4 है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2। मतलब अंदर वाले पार्ट की त्रिज्या 2 है और बाहरी पार्ट की त्रिज्या कितनी है, 3 है। कह रहे हैं कि इस खोखले गोले से क्या किया गया, 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है। तो सबसे पहले आप मुझे यह बताना है कि भाई इसका आयतन कितना होगा, जिसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, क्योंकि जब इसको पिघलाओगे तो बीच में तो ये खाली है, तो बीच में खाली है तो उससे तो कुछ बनेगा नहीं। बनेगा किससे, बनेगा तो उस पार्ट से जितने में मेटल यूज हुई है। और मेटल कितने में यूज हुई है, तो मेटल यूज हुई है अपने पास जो इसकी ये रिंग मुझे दिख रही है। अब इसका आयतन कितना होगा, तो देखो बाहरी वाले पार्ट का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, और मान लो कि मैंने बाहरी वाले को कैपिटल आर कह दिया, इसको स्मॉल आर, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अभी मैं एक बार तो लिख रहा हूं, आगे से ये चीज नहीं लिखूंगा। जब भी कोई खोखला गोला आएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा कि 4/3 पाई तो कॉमन ही है, कैपिटल आर क्यूब माइनस में स्मॉल आर क्यूब। ये आ जाएगा इस खोखले में, इस खोखले गोले को बनाने वाले पदार्थ का आयतन। ये कितना आ गया, जो भी आया वो बात की बात है, हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। ये बराबर होगा, अब इसको पिघलाया गया है शंकु में, और शंकु के बारे में क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है। अब 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है तो आयतन तो बराबर होना चाहिए, तो 1/3 पाई। अब देखो कई बार झटके में हम गलती कर देते हैं, 8 उठा के लिख लेंगे, ये गलतियां नहीं करनी। व्यास दिया हुआ है तो रेडियस के लिए हाफ करना है। व्यास 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4, तो 4 स्क्वायर। पूछा गया शंकु की ऊंचाई, तो मुझे पता नहीं तो मैंने h लिख लिया। वैल्यू उठा के पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। देख लो ये कितना आ जाएगा, 4/3 पाई, ये वैल्यू रखनी नहीं। आर क्यूब, कैपिटल आर यहां पर कितना था, तो ये 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27, माइनस में 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8, बराबर 1/3 पाई इंटू में 4 का स्क्वायर इंटू में h। देखो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 के स्क्वायर में इसको घटा दो, ये भी कट गया।
अब ये वैल्यू कितनी बची है आपके पास, 27 में से 8 गया, कितना बचा 19 बटे में 4, ये बराबर आ जाएगा h, यही हमारा आंसर है। तो जो भी नियरेस्ट 5 के वैल्यू होगी वही आंसर होगा, 4.75 आई गेस इज द आंसर। यही आंसर है। क्यों, चेक कर लो आप, एकदम क्लियरली दिख रहा है। 4 चौको 16 बचेगा 3, 4 सते 28, 4 पंचे 20, तो h बराबर कितना आ गया 4.75, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये डाउट आप लोगों का खत्म हो गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट को मैंने रिपीटेडली बताया कि जब भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं, और वो सॉलिड स्टेट हो या मतलब वो हॉलो हो। अगर वो हॉलो है जैसे ये है, तो अब इसमें क्या है, जब इसको पिघला के बनाया गया तो एक मानी सी बात है कि एक किसी खोखले आकृति को पिघलाकर बनाया जाएगा कोई चीज, तो जो ये बीच में हवा है इससे तो कुछ बनेगा नहीं, बनेगा तो इससे जितना उसमें मेटल यूज हुआ है। अब उस मेटल का वॉल्यूम कितना होगा, तो मैंने कहा इसका एक ही तरीका है, यहां से पहले बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लो, यहां से अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल लो, जो अंतर होगा वही प्रयुक्त पदार्थ का आयतन होगा, वो हमने निकाल लिया। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये शंकु के आयतन के बराबर होगा। यहां से h की वैल्यू आ गई, दैट इज 4.75। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई डाउट इसमें किसी का नहीं होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये सिंपल क्वेश्चन था, जो और बढ़िया क्वेश्चन आएगा आई डेफिनेटली रिपीट एंड रिपीट ट्वाइस एंड थ्राइस, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए, ट्राई करिए। सत्तर मीटर व्यास का एक कुआं 40 मीटर गहरा खोदा गया है। 70 मीटर व्यास का एक कुआं 40 मीटर गहरा खोदा गया है और निकाली गई मिट्टी को एक तटबंध बनाने के लिए 10 मीटर चौड़ाई तक इसके चारों ओर बिखेर दिया गया है। तटबंध की ऊंचाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसा सीजीएल में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कई बार बच्चों को डाउट होता है, और मैंने आपसे यही चीज कही कि मेंसुरेशन कठिन नहीं है अगर आप उसको प्रैक्टिकलिटी से समझ के देखोगे। मतलब उसको सवाल के नजरिए से देखोगे तब तक दिक्कत है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखोगे तो निकल आएगा। जैसे कोई खेत है, कोई जमीन है, वहां से मैंने गड्ढा खोदा, ठीक है, और तो मिट्टी तो निकलेगी ही। अब वो मिट्टी से ही मुझे कुछ बनाना है। पहले ऐसे प्रैक्टिकली समझो कि मैंने गड्ढा खोदा और कुछ मिट्टी निकली, अब उस मिट्टी से मुझे कुछ बनाना है। तो कुल मिलाकर, और गड्ढा कैसा है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो निकाली गई मिट्टी का आयतन ये बराबर होगा जो भी चीज उससे बनाई जा रही है उसके आयतन के बराबर। इस बात से तो सहमत होंगे, क्योंकि जितनी मिट्टी उस गड्ढे को खोद के निकाली गई है वही मिट्टी तो यूज किया गया है ना किसी चीज को बनाने में। तो इस मिट्टी का आयतन हम निकाल सकते हैं, और यही आयतन बराबर होगा इससे जो वस्तु बनाई जा रही है। आई होप ये बात क्लियर होगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो पहली बात तो ये हो गई। अब जो बात हमने समझी हम इसी को सॉल्व करते हैं कि भाई निकाली गई मिट्टी का आयतन मैं लिख ही दे रहा हूं, निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब ये कितना हो जाएगा, गड्ढा खोदा गया है, अगर कहीं आपको शेप नहीं भी मेंशन किया है आप ये मान के चलोगे कि वो सिलेंड्रिकल शेप है। जनरली ऐसा माना जाता है, गड्ढा मतलब कुएं का शेप हम मान के चलेंगे। तो क्या है कि 70 मीटर व्यास और 40 मीटर गहरा खोदा गया है। तो ये किसका, बेलन के आकार का होगा, सिलेंडर के आकार का होगा, जैसे कुआं होता है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई। अभी मैं पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा, सबसे लास्ट में रखूंगा, आर स्क्वायर। तो देखो 70 मीटर क्या है, व्यास है। 70 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर का मतलब 35 गुणे में 35, और ऊंचाई कितनी, गहराई कितनी है, 20। तो निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा वो जो गड्ढा खोदा गया उसके आयतन के बराबर, और वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। पहली बात तो ये आ गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, और निकाली गई मिट्टी को एक तटबंध बनाने के लिए 10 मीटर की चौड़ाई तक इसके चारों ओर बिखेर दिया गया। अब ये क्या है समझते हैं।
देखो ये समझना ये है कि जैसे कुआं खोदा जाएगा तो जमीन पे कुआं खोदा जाएगा। अब जमीन पे कुआं खोदने के बाद जैसे आपने देखा होगा, सबने कुआं देखा होगा, उस कुएं पे चारों तरफ ऐसे राउंडेड क्या बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है। ये तो आपको पता होगा, एक राउंडेड वो बनाते हैं। बाकी पानी खींचने के लिए तो उसके ऊपर लोहे के पिलर बनाकर और उस पर घिरनी डाल देते हैं जिसमें फंसा के रस्सी पानी भरा जा सके, ऐसे ही होता है। तो वो राउंडेड जो वॉल बनाई जाती है उसे ही कहा जा रहा है कि ये तटबंध है। ठीक है, तो वो तटबंध बनाया गया है और ये कह रहा है कि बनाने के लिए 10 मीटर की चौड़ाई तक इसके चारों ओर बिखेर दिया गया। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जो कुएं के चारों ओर वो बाउंड्री बनाई जाती है अच्छी खासी चौड़ी होती है, लेट से इतनी चौड़ी है और वो चारों तरफ ऐसे बनाई जाती है। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि ये मेरे पास कुएं का घेरा था तो उसके चारों तरफ कुछ ऐसे ये तटबंध बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। थोड़ा सा बेटर फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये है, अब देख लो कि यहां पर ये कुएं का गड्ढा था और ये इसके चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा और बाउंड्री वॉल, ये तटबंध बनाना है। तो अब देख लो इसका त्रिज्या कितनी है, 35 है। ये कितना है, 35। और ये जो है, थोड़ा फिगर को कंसीडर लेंथ के अकॉर्डिंग मत करिएगा, जो बन गया है वही है। ये कितना है, क्वेश्चन में कह रहा है ये 10 मीटर चौड़ा तटबंध है, या 10 मीटर है, 10 मीटर चौड़ा ये तटबंध है, ये 10 मीटर का है। तो अब देख लो, आपको इस पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। लेकिन यहां पर एक बात समझनी, इसीलिए मैंने कहा था काफी प्यारा क्वेश्चन है, कि ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कि जैसे कुआं तो जमीन में खोदा जाता है, ये बात क्लियर है, लेकिन जो ये उसके चारों तरफ की बाउंड्री बनाई जाती है तो वो तो उस गड्ढे के ऊपर बनाई जाती है कुछ ऊंचाई तक, तब वो जाके एक सिलेंड्रिकल शेप बनता है। आई होप इस बात को आप लोग समझ रहे होगे, वो एक सिलेंडर होगा। अब ये एक हॉलो सिलेंडर टाइप का एक आकृति बनेगी। तो अब इस मिट्टी के भाग का आयतन तो उसके बराबर है जो निकाली गई मिट्टी का आयतन है, लेकिन ये जो ये बनेगा ये एग्जैक्टली कुछ ऐसे बन रहा होगा। अगर मैं कहूं तो एग्जैक्टली तो ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे कुछ ये शेप बना होगा। इसकी अपनी एक ऊंचाई भी होगी। ये बात तो उम्मीद है सारे लोग सहमत होंगे इस बात से। कुछ ऐसा ही शेप बनेगा। तो अब देख लो कि इस रिंग का वॉल्यूम इनटू हाइट अगर मैं कर दूं तो इस पूरे भाग का आयतन आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं एक बार में करता हूं। अब जब रिंग का वॉल्यूम, जैसे मैंने अभी आपको पिछले केस में बताया था, तो मैं क्या करूंगा, पाई और कैपिटल आर स्क्वायर दैट मीन्स बाह्य व्यास माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर दैट मीन्स अंतः व्यास इनटू में एच, ये उस तटबंध का आयतन होगा जो वो बना हुआ है। तटबंध ही लिखा हुआ है ना, तो मैं ये लिख दे रहा हूं कि ये क्या है, तटबंध का आयतन। और ये आयतन किसके बराबर होगा, तो ये आयतन इसके बराबर हो जाएगा। बस यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो, अब मैंने पाई लिखा, कैपिटल आर, देखो यहां तक 35 है और ये 10 चौड़ा है। अगर ये 10 मीटर चौड़ा है तो टोटल यहां से लेके यहां तक, या मैं ऐसे कह दूं, ये कितना आ जाएगा, 45। तो कैपिटल आर बराबर कितना आ गया, 45। तो ये हो जाएगा पाई 45 का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर का मतलब 35, तो माइनस में 35 का स्क्वायर। ये सब एक बार में किया, हम 10 स्टेप क्यों लिखेंगे। और पूछा गया है कि जो तटबंध की ऊंचाई, मतलब ये जो कुएं के ऊपर चारों तरफ ये बनाया जाएगा वो कितना ऊंचा है, मुझे नहीं पता है। मैंने तो मान लिया कि मान लो ये h इसकी ऊंचाई है, तो इनटू में h, ये बराबर आ जाएगा पाई इनटू में 35 इनटू में 35 इनटू में 20। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाना है। h बराबर कितना आ जाएगा, हमेशा मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि लास्ट स्टेप कैलकुलेशन किया करिए रादर देन कि हर स्टेप में। ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां डिवीजन में आ जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, ए प्लस बी मतलब 45 प्लस 35, तो 45 5 50 30 80, और a माइनस बी का मतलब ये कितना आ जाएगा, 10। ये कितना आ जाएगा, 10। अब देख लो 20 से मैंने काटा है कितनी बारी, 4 बारी, ये आपका कट गया।
और तो यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है, सिंपल सी आई गेस कैलकुलेशन है, 5 से काट दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, और तो मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे नहीं बच रहा है, बाकी सब कुछ सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेट करते हैं, 35 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 का 5, कैरी ऑन 3, 7 21 3 24, 245 बटे में 8, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20 चौको 80 और 5 सते 35, 5 दूना 10, 4 दूना 8, और तो कहीं भी कुछ कट नहीं रहा, कहीं कोई कैलकुलेशन का एरर तो नहीं दिख रहा है, और ये वैल्यू हमारी 30 के आसपास आ रही है जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, कहीं पे मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कहीं पे कैलकुलेशन एरर है। पाई 45 स्क्वायर माइनस, ये सिलेंडर है, बिल्कुल सही है, तो ये एच हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई गुणे आर स्क्वायर 35 गुणे 35 इंटू में 40, हाँ ये मिस्टेक है, बस इसीलिए गलत हो रहा था। देखिए आपको कुआं कह रहा है 40 मीटर गहरा खोदा गया है, तो ये कितना है आपके पास 40, तो ये भी कितना आ जाएगा यहां पर 40, और ये भी कितना आ जाएगा यहां पर, ये इसको पूरा एक स्टेप मैं फिर से लिख ले रहा हूं, इसीलिए वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर आ, इवन आंसर भी पता चल गया 2 गुना हो रहा है, और ये 30 के आसपास आ रही थी, 60 के आसपास, तो आंसर 61.25 या 65.25 ही होगा, चेक कर ले रहे हैं। तो ये कितना आ गया आपके पास, अब एक ही लाइन का बचा है, पाई इंटू में, सॉरी पाई कट चुका है, 35 इंटू में 35 इंटू में 40 अपॉन में कितना आ जाएगा 45 माइनस में 35, तो ये आ गया आपका 10, 45 प्लस 35 कितना आ गया 80। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब आंसर आ जाएगा, 40 से काट दिया आपने 2 बारी, ये वैल्यू खत्म हो गई, और 5 से आपने काटा 2 टाइम्स, 5 से काटा 7 टाइम्स, हाँ ठीक है, बस नीचे 4 हो गया, बस वही अंतर था। तो ये कितना आ गया था हमारा 245, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, क्लियरली दिख रहा है 61.25, 4 छंग 24, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 61.25 इज आवर आंसर। एक बारी मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ताकि अगर किसी का कहीं कोई किसी भी जगह डाउट रह गया होगा तो समझ में आ जाएगा। पहला बात मैंने कहा कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन अगर कोई नहीं समझ में आ रहा तो उसकी भाषा पढ़ के थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करिए। क्या कहा गया है, कुआं खोदा गया है। अब एक कुआं खोदा गया है तो कुएं की आकृति कैसी हो जाएगी, सिलेंडर, उससे कुछ मिट्टी निकाली गई है और उस मिट्टी से कोई वस्तु बनाई गई है, तो मतलब निकाली गई मिट्टी का आयतन और उससे जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसका आयतन, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने निकाली गई मिट्टी का आयतन निकाला, मुझे पाई आर स्क्वायर एच होगा, सिलेंड्रिकल है, पाई पता है, व्यास मुझे 70 दे रखा था तो त्रिज्या 35 हो जाएगी, गहराई मुझे 40 दे रखी है तो गहराई कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, निकाली गई मिट्टी का आयतन। इससे तटबंध बनाया गया। तटबंध मैंने क्या बताया कि जो कुआं खोदा जाता है, आप सब लोगों ने कुआं देखा होगा कभी ना कभी, तो जमीन में कुआं खोदा जाता है, फिर उसके चारों तरफ डेढ़ी बनाई जाती है, जो लैंग्वेज देसी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं डेढ़ी बनाई गई है। तो वो क्या होती है, उस कुएं के ऊपर ऐसे इस तरीके से बनाई जाती है। तो अब कुएं के ऊपर बनाई जाएगी तो वो क्या है, एक हॉलो सिलेंडर टाइप का बनेगा, और इस हॉलो सिलेंडर की जो ये चौड़ाई है, वो चौड़ाई कितनी है, मुझे क्वेश्चन में कह रहा है वो 10 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा गया है, और मुझे पता है इसी मिट्टी से ये बनाया गया है डेढ़ी या दो तटबंध जिसे कहा गया है। तो क्या करेंगे भाई, हमें पता है हॉलो के लिए हम बाहर वाले का आयतन माइनस में छोटे वाले का आयतन, ये इस रिंग का आयतन आ जाएगा, इनटू में हाइट कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास, वही हमने किया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, इनटू में अगर मैंने हाइट का गुणा कर दिया तो ये आयतन आ जाएगा तटबंध का, जो कि बराबर होगा इसके। इसको बस मैंने उठा के सॉल्व कर लिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, ए प्लस बी 80 आ गया, माइनस बी 10 आया, उठा के सबको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 61.25, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, आप दोबारा भी देख सकते हैं, फिर भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में भी हमसे पूछ लीजिएगा, और डिटेल में भी, वैसे मैंने सारा डिटेल बता ही दिया है, बट फिर भी डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2-3 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, तो बस 1 मिनट का आप लोगों से मैं वेट करने के लिए कहूंगा, अगले 1 मिनट में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा।
ब्लैंक पेपर होगा क्या? ब्लैंक हो या कोई हो, बस पेपर चाहिए मुझे। ठीक है ठीक है, तब तक चलिए मैं आपको कुछ एक दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखो जो शंकु है वहां पर तीन चीजें बनती हैं। एक केस ये बनेगा कि एक कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज को इसके आधार के परितः घुमाया गया, एक कंडीशन ये बन सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन बन सकती है एक कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज को इसके लंब के परितः घुमाया गया है, और तीसरी कंडीशन जो कि इस क्वेश्चन की कंडीशन है वो इसके कर्ण के परितः घुमाया गया। लेकिन ये तीनों कंडीशन बनती हैं तो मैं आपको तीनों एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में ताकि कोई डाउट ना रह जाए। अच्छा क्वेश्चन है ये, थैंक यू। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसमें। मैंने कहा कि एक ये समकोण त्रिभुज है जिसको इसके आधार के परितः घुमाया गया है। तो इसमें सबसे पहला डाउट क्या आता है, सबसे पहला डाउट आप लोगों को आएगा, जैसे ही कहा जाएगा इसको इसके आधार के परितः घुमाया जाएगा, कई लोग क्या करेंगे यहां पे रख के इसको ऐसे घुमा देंगे, और जैसे ही आपने ऐसे घुमाया है गड़बड़ हो गया। जब मैं कहूंगा लंब के परितः घुमाएगा तो आप इसको ऐसे घुमा रहे होगे, लेकिन ये गड़बड़ है। अब आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, जब भी किसी समकोण त्रिभुज को यह कहा जाए कि मैंने इसको इसके आधार के परितः घुमाया, ये जिस भी भुजा के परितः घुमाने की बात कर रहा है, आप उस भुजा की पोजीशन को क्या कर दो, फिक्स कर दो। उस भुजा की पोजीशन को फिक्स कर दीजिए और दूसरे शीर्ष से उठा के घुमा दीजिए। मतलब जैसे मैंने कहा, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, आधार के परितः घुमाया गया। तो मैंने कहा कि जिस भी भुजा के चारों तरफ घुमाने के लिए कह रहा है, आप उसकी पोजीशन को फिक्स कर दो। अब अगर इसकी पोजीशन को मैं फिक्स कर दूंगा तो देखो होगा क्या, मैं इसको यहां से उठाऊंगा और इस तरीके से घुमा दूंगा पूरा। यही तो करूंगा ना मैं इसको यहां से उठाऊंगा और पूरा ऐसे घुमा दूंगा। तो प्रैक्टिकली बनेगा क्या, अब आप सोचो, जब मैं इसको पूरा घुमाऊंगा तो प्रैक्टिकली ये सिचुएशन बनेगी, और ये सिचुएशन बनेगी। अब ये आकृति, क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया आता है इस पे, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, या 3 4 5 कुछ भी कह देगा। यदि इसको इसके आधार के परितः घुमाया जाता है तो इस प्रकार बनी हुई आकृति का आयतन ज्ञात करो। तो आधार के परितः समकोण त्रिभुज को जब हम घुमाएंगे तो बनेगा शंकु, और इस शंकु का आयतन मुझे ज्ञात करना है। अब देख लो, अब इस क्वेश्चन, जैसे यहां पर 7 और 24 दिया हुआ है, मैं इसी चीज को लेके चल रहा हूं, इसी डेटा से मैं तीनों कंडीशन बता दे रहा हूं। अभी मैं ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूं, मैं एक अलग क्वेश्चन करा रहा हूं। अब ये आधार के परितः घुमाया गया है, ये मान लीजिए 24 है, ये क्या है 7 है। तो अभी देख लो 7 क्या है, तो यहां से ये भी कितना हो जाएगा 7। इस केस में रेडियस कितना आ गया 7, हाइट कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई 24। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, हमें पता है 1/3, ये हो जाएगा 22/7, रेडियस हो जाएगा 7 × 7 × 24। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे, वो मुझे नहीं बताना, हमें प्रोसेस से मतलब है। 7 से 7 यहां पे कट जाना है, 22 × 7 154 होता है, 154, और यहां से 154 × 8 15 8 120 1200, और 4 8 32 1232, यही वैल्यू आएगी इसकी। क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 होता है, 3 से आपने 8 काट दिया, ये कितना हो जाएगा 22 × 7 होता है 154 गुणे में 8, 8 चौक 32 का 2, कैरी ऑन 3, 43 का 3, 8 एकम 8 4 12, 1232, जो मैंने डायरेक्टली ऐसे भी बता दिया था। ये होगा इस केस में आयतन। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं क्या होती है। अब मैंने कहा इसको इसके लंब के परितः घुमाया गया है। दूसरी कंडीशन मैंने क्या कहा, इसको इसके लंब के परितः घुमाया गया, तो इस प्रकार बनी हुई आकृति का आयतन ज्ञात करें। कैसे करेंगे समझते हैं। देखो फिर से एक बार फिगर बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज को इसके परपेंडिकुलर, दैट मींस इस वाली भुजा के चारों तरफ घुमाया गया। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, आप उस वाली साइड की पोजीशन को फिक्स कर दो।
कहा गया लंब के परिता घुमाया गया तो लंब को फिक्स कर दीजिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, हो जाएगा आराम से। लंब के परिता घुमाया गया तो ये कैसे बनेगा इस बार, क्योंकि मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे उठाऊंगा और 360 डिग्री ऐसे घुमा दूंगा। तो ये हो गया हमारे पास ये सिचुएशन, मैंने लंब के परिता घुमा दिया। अब क्या हो गया, अब देख लो, पहले अगर मैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जाऊं तो ये 24 था और ये 7 था। मान लो कि अभी इस केस में क्या कह रहा हूं, मैं वैल्यू चेंज कर ले रहा हूं, तो ये हो गया, मान लो कि ये 6 दे रखा था, ये मुझे 8 दे रखा था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई 6 का स्क्वायर इंटू में 8। आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से आंसर है, सिंपली वैल्यू दिख रही है। 6 से 1 6 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 6 दूना 12, 12 8 96 गुणे 22/7, यही वैल्यू आएगी। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों बातें कंफर्म हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज को घुमाने की बात किया जाए तो जिस भुजा के परितः घुमाने की बात किया जाए उसकी पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। जैसे जब मुझे इस भुजा के परितः घुमाने की बात किया गया तो मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया और फिर इधर से उठा के मैंने इस पूरे फिगर को उठा के घुमा दिया और फिर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि क्या रेडियस है, क्या हाइट है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड वील गेट द आंसर। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहा गया कि इसको इसके यहां पर क्या है, मैंने एक चीज यहां पर क्या किया कि इसके चारों तरफ घुमाना था तो मैंने इसको फिक्स किया, इसके चारों तरफ घुमाना है तो अब मैं इसको फिक्स करके यहां से ऐसे घुमा दूंगा। मान लो ये वैल्यू 6 और 8 दी हुई थी तो हमारा वॉल्यूम ये हो जाएगा। एंड तीसरी कंडीशन, जरा आप लोग ये बात जरूर लिखेगा कि भाई अब आप लोग बताओ कि तीसरी कंडीशन क्या होगी, यहां पर कर्ण के परितः घुमाया जाए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड ये आपके क्वेश्चन में भी गिवन है। और बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में, वैल्यू आगे पीछे हो सकती है बट बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो मैं आपको डिटेल में इस पार्ट को भी एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या कह रहा है मुझे क्वेश्चन में मुझे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के आसपास घूर्णन, कर्ण के परितः घुमाना है, आसपास घूर्णन, दैट इज सेम लैंग्वेज। प्राप्त आकृति के परिमाण, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने इस पूरे पेपर में ही मैंने देखा आयतन की जगह परिमाण वर्ड यूज किया है, तो वो फिलहाल आयतन की बात करें। परिमाण का पता लगाएं यह मानते हुए कि त्रिकोण का आधार और ऊंचाई क्रमशः 7 और 24 है। अब देखो इस केस में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ ऐसा फिगर बनाऊंगा। सात सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बेटर फिगर बना रहा हूं क्योंकि अभी हमें समझाना है कॉन्सेप्ट, वैल्यूज का हमें बहुत ज्यादा यूज यहां पे नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं अपने अकॉर्डिंग। सात सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, अब देखो मैंने क्या बताया भी आपको, अभी ये पूरा आंसर बना नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि जिस भी भुजा के चारों तरफ घुमाना है आप उसको क्या करोगे, कांस्टेंट कर दोगे। तो इस भुजा के चारों तरफ घुमाना है तो मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया, मतलब ये पार्ट क्या है अपना अभी कांस्टेंट है। और अब मैं क्या करूंगा भैया, अब मैं इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा दूंगा, अब मैं इसको पकड़ के इस तरीके से घुमाऊंगा, तो मैंने घुमा दिया, तो बनेगा क्या, ये कुछ इस तरीके से बनना होगा और ये इस तरीके से हमारे पास यहां पर ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको मैं और आपको बेटर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक पेपर के माध्यम से। अच्छा क्वेश्चन है तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। बस 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए अब आप लोगों को ये एक पेपर दिख रहा है और इस पेपर को मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये भुजा कितनी है 24 सेंटीमीटर, और 7 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। मुझे तो याद है 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 576 प्लस 49 625 होता है, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। तो ये वैसे याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब देखो होगा क्या,
ये आपको क्लियरली दिख रहा है। अब देखो हो क्या रहा है कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से देखना, जो मैंने फिगर बनाया इसका मतलब क्या है। जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूंगा, तो देखो आप लोग इमेजिन करिए कि जब भी मैं इस तरीके से घुमाऊंगा तो एक कोण ऊपर की तरफ बनेगा, एक कोण नीचे की तरफ बनेगा। वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाई दे रहा हूं। कोशिश किया है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अब देख लो ये 25 के परितः जब मैं घुमाऊंगा ऐसे, तो मैं कह रहा हूं एक कोण ऊपर बनेगा, एक कोण नीचे बनेगा। वो कैसे बनेगा, तो मैंने 2 डायमेंशनल बनाने की कोशिश किया है कि ये इस तरीके से बनेगा। एक ऊपर की तरफ कोण बन रहा होगा और एक नीचे की तरफ कोण बन रहा होगा, ऐसे 2 कोण बन रहे होंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि जब मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगा तो एक कोण मेरा ऐसे ओपन होगा और एक कोण मेरा किधर बनेगा, ये ऊपर की तरफ का शेप बनेगा और दूसरा ये नीचे की तरफ शेप बनेगा। तो ऐसे केस में जब मैं किसी समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परितः घुमाता हूं तो फिर 2 शंकु बनते हैं। और वो 2 शंकु कौन कौन से होंगे, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। एक बारी मैं थोड़ा सा और क्लियर फिगर बना के अब आगे का पार्ट समझाता हूं। यहां तक उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी। मैंने कोशिश किया है आपको समझाने की। फिर भी अगर डाउट है तो आप मार्क कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ भी लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई डाउट आपको नहीं आएगा इसमें। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये टोटल कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब देखो अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगेन जैसे पिछले जो मैंने, जब मैं लंब के परितः घुमा रहा था, जब मैं आधार के परितः घुमा रहा था, तो वहां पर मुझे रेडियस हाइट दिख रही थी। यहां पर अभी दोनों चीजें नहीं क्लियर हुई। यहां पर बहुत सारे डाउट आने वाले हैं आपको, तो मैं बहुत आराम से बताऊंगा। देखो अभी क्या है कि अब इस कोण का त्रिज्या क्या होगी, रेडियस वाला पार्ट क्या होगा, मैं रेड कलर से अलग से मार्क कर रहा हूं। इस कोण का रेडियस कितना होगा, तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा, इधर का पार्ट रेडियस, इधर का पार्ट रेडियस। अब ये आएगा कैसे, ये तो मुझे पता ही नहीं। ये जो 25 है, ये तो ये पूरी लाइन है, मैं नेमिंग भी कर दे रहा हूं। दिस पार्ट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ओ। तो हमें पता है यहां से कि बी डी बराबर 25 है और हमें चाहिए क्या, यहां से ए ओ बराबर ओ सी बराबर आर बराबर क्वेश्चन मार्क। ये मुझे पता करना है, कैसे निकलेगा। अगेन प्यारा, यहां कई सारे लॉजिक लग रहे हैं, कैसे करेंगे। देखो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है ऐसा, जहां पर ये 25 सेंटीमीटर है, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर। और मुझे ये पार्ट चाहिए, मुझे ये पार्ट चाहिए, कितना होगा। तो देखो आप सबको पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी आकृति का क्षेत्रफल कितने तरीकों से निकाला जा सकता है। और मैं दुनिया के किसी भी तरीके से निकालूं, क्षेत्रफल तो समान ही आएगा, तरीका मैं चाहे कुछ भी लगा लूं। क्या क्या होते हैं फॉर्मूले, कुछ लोगों को शायद ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा भी बताऊंगा ही बताऊंगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, एक फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला होता है। आप सबने हीरोस फॉर्मूला का भी नाम सुना होगा, √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, जहां S अर्ध परिमाप होता है, ABC भुजाएं होती हैं, वहां से भी एरिया निकाल सकते हैं। तीसरा 1/2 AB साइन थीटा, यहां से भी निकाल सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ज्योमेट्री के लिहाज से, आपके सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं किसी भी तरीके से निकालूं, अल्टीमेटली एरिया तो सेम ही आएगा। तो एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका एक एरिया तो हो जाएगा 1/2 गुणे 24 गुणे में 7, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि दोस्त, मैंने थोड़ी देर के लिए इस 25 को आधार मान लिया, मैंने थोड़ी देर के लिए इस वाली भुजा को बेस मान लिया, और इस बेस पर ये क्या है, अपने पास परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस भुजा को बेस मानूं और इसको परपेंडिकुलर मानूं, तो 1/2 आधार और गुणे में ऊंचाई, और इस ऊंचाई को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये भी तो इसके एरिया के ही बराबर आएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं किसके बराबर, 1/2 गुणे में 25 गुणे में आर। यहां से हाफ एंड हाफ कैंसिल आउट हो जाना है। 24 × 7/25 इज इक्वल टू आर।
ये हमारे पास वैल्यू आ गई 24 गुणे 7/25 मेरे पास त्रिज्या आ गई। तो ये त्रिज्या कितनी आ गई, बड़ी कॉम्प्लिकेट सी वैल्यू आ रही है 24 गुणे 7/25 24 इंटू में 7/25। अभी देखो एक और डाउट आएगा, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, फिर से मैं रिपीट भी कर दे रहा हूं। मैंने कहा कि एक चीज के आयत को, एक चीज के क्षेत्रफल को कई तरीके से निकाला जा सकता है, और अगर कई तरीके से निकाला जा सकता है तो वो चीज तो कांस्टेंट ही आएगी, ये डेफिनेट बात है। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 7 गुणे 24 भी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर मैं आधार इस 25 सेंटीमीटर वाली भुजा को मान लूं तो 1/2 इंटू 25 इंटू आर, ये भी क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहां से मैंने आर का मान निकाला, यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू निकाली। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इन फ्यूचर क्लासेस। ठीक है, तो अब देख लो यहां से आ गया रेडियस। अब नेक्स्ट डाउट क्या होगा, कई लोगों को लगेगा कि ये वाला और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा, लेकिन दोस्त ये बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बता रहा हूं आपको। अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती, ये भी 24 है, ये भी 24 है, तब तो ये समद्विभाजित हो रहा होता। मतलब अगर कोई ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तब मैंने यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये और ये बराबर आएगा। लेकिन अगर सोचो कि ये 7 है, ये 24 है, अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल फिगर बना रहा हूं। अब आप सोचो अगर मैं बीच से काटूंगा तो क्या ये आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे। वो बस आपको फिगर में ऐसा दिख रहा है, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, यहां से एक बात आपको समझ में आई होगी कि भाई इस केस में मिड पॉइंट नहीं होगा। डायरेक्ट मैं बता सकता हूं होना तो 25 ही है, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूं कि भाई देखो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 25 माइनस x होगा। और यहां पर दो शंकु बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये रेडियस मैं वहां पे लिख चुका हूं 24 गुणे 7/25, तो यही हम कंसीडर कर रहे होंगे। तो अब देख लो ऊपर वाले शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, का मतलब 24 गुणे 7/25 का होल स्क्वायर इंटू में h। और नीचे वाले का भी कितना आ जाएगा, तो नीचे वाले का आ जाएगा प्लस में 1/3 पाई, और ये आ जाएगा 24 गुणे 7/25 का होल स्क्वायर इंटू में 25 माइनस में, इसको x को मैंने x माना था तो मैं x से लिख दे रहा हूं 25 माइनस x। लेकिन जब आप एग्जाम में करिएगा तो आप इसको ऐसे मत करिएगा, मन में सोचना है कि 1/3 पाई और ये x प्लस 25 माइनस x तो ऐसे ही रहेगा। तो फिलहाल अभी समझाने के लिए आप भले ऐसे लिख लीजिए, आप देख लीजिए पूरे में कॉमन क्या है। तो मुझे देखो ये पार्ट यहां पर भी दिख रहा है और ये पार्ट यहां पर भी दिख रहा है, तो मैं कॉमन ले लूंगा 1/3 पाई। अब मैं थोड़ा सा गुणा करके देख लेता हूं, या अभी छोड़ देते हैं। 24 गुणे 7/25 का होल स्क्वायर, 24 इंटू 7/25 का होल स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया। और ये x प्लस 25 माइनस x, ये जो मैं लिख रहा हूं ये स्टेप वैसे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी तो आप इसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए 25। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है, मेरे पास ऑप्शन पाई के फॉर्म में है। दैट मीन्स पाई तो मुझे रखना ही रखना है, तो 22/7 नहीं रखना है। 25 भी यहां से दिख ही रहा है मुझे, तो अब मैं सॉल्व करता हूं। 1/3 पाई 24 इंटू 7, अगेन 24 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर है, बटे में 25 गुणे में 25, यहां पर भी 25, एक 25 से एक 25 कट गया, अपॉन में 25, चारों ऑप्शन में है, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। यहां से मैं एक काम बस इतना कर सकता हूं, 3 से मैंने काट दिया, ये आपका आ गया 8 सत्ते 56, तो ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा 56, और 24 गुणे 7, 20 सत्ते 140, 4 सत्ते 28, 168 अपॉन में 25, ये आंसर होगा। अब इस आंसर का देखो मेरे पास क्या कोई मुझे हिंट मिलेगी, यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है, 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है और इवन काफी क्लोज ऑप्शन भी है। तो सॉल्व, आयोग ने चाहा है कि आप सॉल्व करो। गुणा करते हैं, 168 गुणे में 56 करना है। करते हैं कैसे, 168 गुणे 50 कर सकते हैं क्या, जो कि सिंपल है। कैसे करेंगे समझते हैं। 168 गुणे 100 करोगे कितना आ जाएगा, 16800, और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 168 गुणे 50 आ जाएगा। 2 8 16, 2 चौको 8, 8400, तो ये आ गया।
अब 168 गुणे में 6 करना है, तो 168 गुणे में मुझे 6 करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा इसमें एक वैल्यू, 6 8 जा 48, कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48। अच्छा लास्ट में 8 आ रहा है, तब तो फिर दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। हमने थोड़ा सा गलत कंसीडर कर लिया था, 8 छंग 48 है यहां पर, और अगर 8 छंग 48 है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में अगर मैं करूंगा तो मैं नहीं सॉल्व करूंगा। 8 छंग 48 यूनिट डिजिट दे रहा है, यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर सी में है, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। बाकी मैं गुणा करके आपको दिखा दे रहा हूं। अब इसमें 6 का गुणा करना है, 6 48 का 8 कैरी ऑन 4, 4 का मतलब 0 आ जाएगा, 6 36 4 40 का 0 कैरी ऑन 4, 6 कम 6 4 10। आंसर आ जाएगा 804 9408 बाई 25, 9408 अपॉन 25 पाई। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लेकिन एक सहूलियत थी, यहां पे यूनिट डिजिट वाला लॉजिक लग जाएगा। ठीक है, एक बारी मैं इस पूरे क्वेश्चन को फिर से आपको समझा दे रहा हूं, फिर भी डाउट होगा तो आप हमसे नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन अगेन। मैंने क्या बताया, पहला लॉजिक ये बताया कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज को घुमाने की बात हो तो आपको क्या करना है, जिस भुजा के परितः घुमाना है, जिस भुजा के चारों ओर घुमाना है, आप उसके लोकेशन को क्या कर देंगे, आप उसको फिक्स कर देंगे। जैसे जब मुझे कर्ण के चारों तरफ घुमाना है तो मैंने कर्ण को फिक्स कर दिया और अब इसको ऐसे घुमाना चालू किया। अब जब ऐसे मैं घुमाऊंगा तो इस केस में क्या होगा, यहां पर दो शंकु बनेंगे। कौन कौन से दो शंकु, तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, एक शंकु ऊपर बना है और एक शंकु नीचे बना हुआ है। अब इसके आगे का मैं आपको उसी फिगर में एक्सप्लेन कर देता हूं। दो शंकु बने हुए हैं, ये 7 है, ये 24 है, ये पूरी बी से लेकर डी तक कितनी है, 25। तो अब सबसे पहली बात है भाई, रेडियस कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको बताया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे भी निकालो वो बराबर आएगा। तो एक तो इसका मैंने क्षेत्रफल कैसे निकाला, 1/2 गुणे 24 गुणे 7, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो गया। दूसरा, अगर मैंने इस भुजा को आधार मान लिया और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, तो यहां से भी तो मुझे ये निकल सकता है जिसकी वैल्यू चाहिए, ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में 25, जो कि बेस मैंने माना, ऊंचाई मैंने r लिख लिया। यहां से मैंने सॉल्व किया तो r बराबर आ गया 24 गुणे 7/25, ये रेडियस आ गया। अब ये रेडियस आ गया। अब एक डाउट आपको और हो सकता है कि ये 12.5 कई लोग सोचेंगे गलत हो जाएगा। 12.5 नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैंने आपको रीजन दिया कि अगर कहीं पर समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो, यहां पर अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा। लेकिन अगर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, जैसे यहां पर ये 7 है और ये 24 है, ये परपेंडिकुलर है, यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये मिड पॉइंट पे नहीं काटेगा। अगर ये टोटल 25 है तो मैंने एक को x मान लिया, एक 25 माइनस x आ जाएगा, वही मैंने लिखा हुआ है। दिस पार्ट इज x, दिस इज 25 माइनस x। फिर ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में हाइट x थी और 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू हाइट 25 माइनस x। जो कॉमन था 1/3 पाई 24 गुणे 7/25 का होल स्क्वायर, ये कॉमन था, मैंने एक तरफ ले लिया और x प्लस 25 माइनस x मैंने दूसरी तरफ लेके उठा के फाइनली सॉल्व कर लिया। ये जो मेरे पास लास्ट में गुणा बचा था, इस गुणे को यूनिट प्लेस के आधार पर हम डायरेक्ट आंसर कर सकते थे कि मैंने देखा 6 गुणे 8 कितना हो रहा है, 48, मतलब यूनिट प्लेस पे तो 8 आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को यहां पर आंसर कर सकता था। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था और उम्मीद है आपको बात समझ में भी आई होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो इन्होंने क्वेश्चन तो दो पूछे हैं लगभग शिफ्टों में, लेकिन एक आध क्वेश्चन कहीं कहीं ऐसे डाल दिए हैं जो काफी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें भी थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। मैंने कोशिश किया है कि प्रीवियस जितना भी बेसिक आपको पढ़ाया उसमें काफी मैंने स्टैंडर्ड जो भी हो सकता है वो सारी चीजें कवर की हैं। आगे भी जो कुछ भी आएगा आई विल डेफिनेटली कवर। तो यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहा हूं और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग सॉल्व करोगे, जस्ट बिकॉज कि इसका बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ है। क्या 40 फीट गुणे 25 फीट गुणे 32 फीट, मतलब 40 बाई 25 बाई 32 का एक कमरा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पुताई करवानी है,
कितनी लागत आएगी अगर कमरे में 8x5 के 2 दरवाजे हैं? 8x5 के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा 40 का हो गया, 2 80 के हो जाएंगे। 3x2 फीट की 2 खिड़कियां हैं, एक खिड़की 2 की हो गई, 2 कितने की हो जाएंगी? आपकी 12 हो जाएगा। 80 + 12 92। टोटल कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वहां से फिर 4 दीवार दिया हुआ है तो चारों दीवार का ही क्षेत्रफल लेंगे, उसमें से 92 घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें 7 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयताकार उद्यान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। ठीक है, बनाते हैं जरा। क्या कह रहा है? एक आयताकार उद्यान है इस तरीके से, कह रहा है इसके अंदर एक चौड़ाई, तो अंदर है तो मैं थोड़ा सा अलग फिगर से, यहां पर एक डाउट कभी कभी झटके में हम कर देते हैं, हम बाहर बना लेते हैं। कह रहा है अंदर, तो जैसा क्वेश्चन में कह रखा है हमने वैसे ही इसको ड्रॉ किया। समान चौड़ाई का एक पथ चारों तरफ है। कह रहा है कि उद्यान 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। मतलब जो ये है ये 36 मीटर है एंड जो इसकी ब्रेड्थ है ये 24 मीटर है। ये कितना है? 24 मीटर। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है तो पथ की चौड़ाई क्या है? पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है। मतलब अगर मैं इस पथ की बात करूं तो इसका एरिया कैसा है? 576। तो मुझे बताना है ये जो चौड़ाई होगी, ये जो चौड़ाई होगी ये चारों तरफ बराबर है और ये कितनी होगी? अब देखो इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक चीज देखो, मैं वैसे करूंगा नहीं बट मैं आपको बस बता रहा हूं। मैंने मान लिया कि ये चौड़ाई क्या है? x है, तो दिस विल ऑल्सो बी x, दिस विल ऑल्सो बी x एंड दिस इज ऑल्सो x। तो ये चारों x हो गए। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूं कि क्या बनेगा एक्सप्रेशन, करना नहीं है ऐसे। अब अभी आपको मैंने हॉलो सिलेंडर का केस बताया, हॉलो स्फीयर का केस बताया, खोखले बेलन और खोखले गोले का। तो यहां पर भी बीच का नहीं, जब मुझे इस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या करूंगा? बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर के क्षेत्रफल को घटा दूंगा, यही मेरे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही सिंपल तरीका है, कैसे करेंगे? तो बाहर का क्षेत्रफल तो आ जाएगा 36 गुणे में 24 और अंदर का क्षेत्रफल कितना आएगा? देख लो, ये भी x है और ये भी x है, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी? अगर मैं लिखूं तो 36 - 2x, ये कितनी आ जाएगी? 24 - 2x। तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होने वाला है। 36 - 2x और 24 - 2x और ये बराबर किसके आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा आपके पास 576। ये एक बेसिक कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का बना, लेकिन मैं इस अप्रोच से जाऊंगा नहीं, लेकिन मतलब एक प्रोसेस है कि ऐसा ये इसका बेसिक हुआ, ऐसे हम करेंगे, आंसर तो मिल ही जाएगा हमें सॉल्व करने के बाद। तो मैं करूंगा कैसे, अब जरा मैं वो देखता हूं। उम्मीद है कि ये बेसिक बात अब पता होना चाहिए, करेंगे नहीं हम ऐसे, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं उस पार्ट पे आता हूं। यही फिगर है हमारे पास। बाहरी पार्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 36 गुणे में 24। ये बाहरी पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें से अंदर के पार्ट का, मतलब इस छोटे वाले अंदर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल मुझे नहीं पता क्या है। ये भी मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो ये भी स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा। मैंने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल क्या है? x वर्ग मीटर है, मैंने माना हुआ है। तो माइनस में x आ जाएगा, बराबर किसके है? क्वेश्चन में दे रखा है 576। तो आप देखो यहां से 36 गुणे 24 माइनस 576 बराबर x आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? अब देखो यहां से बड़ा ये नंबर मुझे मजदूरी करने से बचा ले जाएंगे। करने को तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 720 + 144, यही वैल्यू आएगी। तो 720, 820, 860, 864 आएगा इनका गुणनफल। कितना आ जाएगा? 864। दूसरा, अगर इतना नहीं भी याद है तो आप कर सकते हो। क्यों? देखो ये नंबर्स पे मैं जानबूझ के जोर देता हूं कि आपको पता होना चाहिए। 30 + 6 लिखा मैंने और 30 - 6 लिखा, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है a + b a - b कितना आ जाएगा? 900 - 36 864। तो ये चीज हम ऐसे भी कर सकते थे।
तो ये हो जाएगा 864 माइनस में 576 बराबर 14 में 6 गया बचा 8, 15 में 7 गया बचा 8, 7 में 5 गया बचा 2, x बराबर 288। मतलब जो अंदर का क्षेत्रफल है ये 288 है। कितना है? 288। बेसिक क्यों बता रहा था? अब देखो कि यहां से मैं ऑप्शन की हेल्प ले सकता हूं। मैंने क्या कहा था? ये वैल्यू हो जानी चाहिए 36 माइनस 2x, ये हो जानी चाहिए 24 माइनस में 2x। यही बात तो मैंने कही थी। कैसे करेंगे जरा समझते हैं बात को। अब मैं ऑप्शन की हेल्प लूंगा और मेरा आंसर आना चाहिए कि x बराबर कैसे बनेगा। मतलब कोई दो चीजें हैं जिनका गुणनफल 36 माइनस 2x और 24 माइनस 2x का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? 288। मैंने ऑप्शन देखा, मान लो ये 4 हो जाता। प्रैक्टिकली करते देखो, अगर ये 4 हो जाता, मैं इधर थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूं कि मेरी लंबाई 36 माइनस 2x के फॉर्म में है और मेरी चौड़ाई 24 माइनस 2x के फॉर्म में है। अभी सिर्फ मैं आपको कैलकुलेशन करना बता रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्ट किया आ सकता है आंसर यहां से। अगर आपने 4 लिया तो 36 में से 8 चला जाएगा, कितना बचा? 28 बचा। 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 16। 28 गुणे 16 क्या 288 के बराबर है? बस इतना सोचो। तो 28 दहम्मा 280 है, बहुत ज्यादा चला जाएगा, नहीं हो सकता, बात खत्म। अब देख लो दूसरा ऑप्शन है, दूसरी बड़ी वैल्यू मुझे 6 दिख रही है। तो 36 माइनस 2x का मतलब 2 गुणे 6 12, 36 माइनस 12 का मतलब 24 और 24 माइनस 12 का मतलब 12। 24 गुणे 12 288 होता है, क्योंकि 240 प्लस 48 288, यही आंसर है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि यहां पर जो पथ की चौड़ाई है, जो x का मान होगा वो कितना आ जाएगा? 6 मीटर। उम्मीद है ये बात आप समझ पे आई होगी आपको। क्या कहा था मैंने कि बाहर का मुझे पता है, पथ x मीटर चौड़ा है, तो मुझे पता है कि अंदर के पार्ट की लंबाई 36 माइनस 2x हो जाएगी, अंदर के पार्ट की चौड़ाई 24 माइनस 2x हो जाएगी। मैंने बेसिक बात बताई। यहां से मैंने कहा कि बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल जब मैं घटा रहा हूं तो ये बराबर आ रहा है 576 के। यहां से मैंने x का मान निकाला, दैट इज 288। और मुझे एक बात पता है कि x मैंने क्या माना था? इस अंदर वाले मैदान का क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 36 माइनस 2x। चौड़ाई कितनी है? 24 माइनस 2x। मैंने ऑप्शन की हेल्प लिया और सॉल्व किया। जब मैंने 4 रखा तो ये वैल्यू बन रही थी 28, ये वैल्यू बन रही थी 16। 28 गुणे 16 288 से बड़ा है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। जब मैंने 6 रखा तो ये वैल्यू बन गई 24, ये वैल्यू बन गई 12 और 24 गुणे 12 बराबर 288 होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, सिंपल ही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डाल दिया जाता है। अगर गोले को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया जाता है तो बेलन के जल स्तर में वृद्धि। देखो बचपन में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ते थे, खैर यहाँ वो सब हम नहीं लगाएंगे। बस इतना जान लो कि कोई अगर गोला किसी पानी में डुबोया जाएगा तो जो गोले का आयतन होगा वही विस्थापित पानी का आयतन होगा। मतलब क्या हुआ इसका? मान लो ये सिलेंडर है, यहां पे पानी का स्तर ऐसा था, यहां पर पानी का स्तर क्या था हमारे पास? कुछ ऐसा था। अब देख लो मैंने यहां पर एक गोला डाला, गोले को 12 सेंटीमीटर वाले बेलन में रखे हुए, गोला है, मान लो कि ऐसा है क्योंकि छोटा है, ऐसे डाला। अब पानी का स्तर यहां से बढ़कर मान लो यहां हो गया क्योंकि ये पूरा डूब चुका है। तो मैंने ये कहा कि जो विस्थापित पानी का आयतन होगा, विस्थापित वाटर का जो आयतन होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? वो गोले के आयतन के बराबर आ जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6। ये बराबर आ जाएगा विस्थापित पानी का आयतन। और पानी किस शेप में विस्थापित हो रहा है? अगर ये सिलेंडर के अंदर बेलन के अंदर रखा है तो पानी तो बेलन के रूप में विस्थापित होगा। और अगर पानी बेलन के रूप में विस्थापित होगा
तो फिर क्या निकलेगा यहां पे, बेलन क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन है। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये क्या है, बेलन है। 12 सेंटीमीटर और ये कितना था, 6। तो ये पानी तो बेलन के फॉर्म में विस्थापित होगा, तो उतने पार्ट का आयतन क्या हो जाएगा, पाई। रेडियस कितना है, 12 गुणे 12। कितना विस्थापित होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि यहां से यहां मैंने मान लिया कि h ऊंचाई तक ये विस्थापित होगा, तो इतने पार्ट का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा इस गोले के आयतन के बराबर। उठा के सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन खत्म है। 3 2 जा 6, 6 से मैंने काट दिया 2 बारी, 6 से मैंने काट दिया 2 बारी, यहां से 4 और ये पूरा पूरा 4 कट गया। h बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। बस इसका मतलब पानी जब इसको डाला गया होगा तो 2 सेंटीमीटर विस्थापित होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि जब भी किसी सिलेंड्रिकल बेलनाकार बर्तन में जब मैंने कोई गोला डाला तो वो गोला कितना पानी विस्थापित करेगा, अपने आयतन के बराबर। अब इसका आयतन ये है, अब ये इतना ही पानी विस्थापित करेगा, मतलब पानी का लेवल यहां से बढ़ के यहां पे चला गया। तो अब ये पानी का आयतन कितना हुआ, तो ये पानी का आयतन चूंकि ये सिलेंडर में रखा हुआ है तो सिलेंडर के आकार में ही बढ़ेगा, तो उससे उतने पार्ट, उतने सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। उतने सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई। रेडियस 12 है तो 12 इंटू 12, कितनी ऊंचाई हुई है, h। यहां से h का वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 2 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। काफी प्यारा क्वेश्चन, और मैंने कल की क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में, इस क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं डायरेक्ट बिना कलम चलाए भी इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। क्या आंसर क्या होगा, PQRS, एक PQRS आपको फिगर दिख रहा है जो 36 वर्ग सेंटीमीटर है। एक्स और वाई उन भुजाओं के मध्य बिंदु है, एक्स और वाई मुझे मध्य बिंदु दिख रहे हैं। जेड PQ पर स्थित है, यहां पर नहीं मेंशन है, मैंने बना लिया कि ये पॉइंट क्या है, जेड है। तो कह रहा है एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। तो अब देख लो, ये एक्स वाई जेड मैं यहीं पे बना दे रहा हूं पहले फिगर। इसका क्षेत्रफल बताना है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मुझसे पूछोगे तो 36 है, 18 है, 9 9 हो गया आंसर इसका। आप लोग को भी कही, देखो कल बहुत डिटेल में मैंने आयत जब पढ़ाया था तो आपको कराए थे क्वेश्चन, तो बस मैं आपको एक बार ही समझा दे रहा हूं। काफी लोगों को अभी ही समझ में आ गया होगा कि 9 कैसे होगा आंसर। और अगर मैंने कहा था ना कि बेसिक अगर क्लियर है तो देखो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता कुछ, आपको बहुत डिटेल में मैंने कराया था क्वेश्चन। अब मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखो क्या है, ये अपने पास एक आयत है, बना लिया मैंने। ये यहां पर क्या है, इसके मिड पॉइंट है, तो मैंने मिड पॉइंट बना लिए। अब यहां पर ये पॉइंट y कह रहा है, यहां पर ये पॉइंट x कह रहा है, मैंने इसको उठा के मिला दिया। और यहां पर ये z है, आपको इसका एरिया बताना है। तो देखो कल मैंने आपको क्या बताया था, मैं फिर से बना दे रहा हूं वो सारी चीजें। ये आयत है और इसका एरिया कितना दे रखा है मुझे, 36। अगर ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है तो बोलो ये कितने कितने हो जाएंगे, ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी का, सिंपल सी बात है। फिर मैंने यहां से देखो दूसरा लॉजिक भी बताया था, मैं इतने आपको फिगर के ही थ्रू समझा दूंगा कि ये आपका क्वेश्चन है, यहां पे मैं ये गया, दिस इज 18 और ये ऊपर का 18, मैं अगर यहां पर एक लाइन ऐसे खींच दूं तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। और मैं इसी फिगर की एक बगल का फिगर और बना दे रहा हूं ताकि आपके सारे डाउट खत्म हो जाए। मैंने आपको ये भी चीज बताई होगी कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच चाहे समान आधार पे कितने भी ट्राइंगल बनाए जाएं, कितने भी त्रिभुज बनाए जाएं, उन सब का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। दैट मींस आपका ये वाला ट्राइंगल जो ये बना हुआ है, इसका एरिया, या फिर मैं यूं कहूं इसका एरिया, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। मैं इसको भी 9 सेंटीमीटर कह सकता हूं, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद होगा मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये फिगर है तो किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा या छोटा होगा, तो आपने कहा था तीनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, आधार सेम है, ऊंचाई सेम है, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन था कि मैंने देखा 36 है तो ये 18 हो जाएगा, ऊपर का 18 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, 9 हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट भी 9 हो जाएगा, एंड क्वेश्चन खत्म है। तो दैट्स इट, बस इतना सा क्वेश्चन था। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट बिकॉज क्या है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू वेरी थोरोली। ठीक है, तो वो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं।
अगला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाते टाइम इतना टाइम लेके कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं कि अगर आपने ध्यान दिया होगा, ध्यान से समझे होंगे कॉन्सेप्ट, तो ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ही होंगे जो उसके बाहर होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन मैं बिना कलम चलाए बता सकता हूं, अगर आपको रिकॉल होगा, याद होगा तो आप भी बता दोगे देख के आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए सेंटीमीटर भुजा का एक घन, ए सेंटीमीटर वर्ग आधार के एक पिरामिड की ऊंचाई भी ए सेंटीमीटर है, तो आयतन का, उनके आयतनों का अनुपात 3:1 होगा। कहो कैसे बोला, सुबह याद करो, बहुत मैंने आपको डिटेल में बता रखा था। क्या बताया था कि अगर कोई प्रिज्म है और कोई पिरामिड है, अगर उनके आधार का क्षेत्रफल समान है, उनकी ऊंचाई समान है, तो प्रिज्म का आयतन पिरामिड के आयतन का 3 गुना होता है। याद करो कौन सा एग्जाम्पल बताया था आपको, मैंने कहा था एक सिलेंडर है जिसका आयतन है πr²h, और दूसरा मैंने कहा सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई वाला एक शंकु है और उसका आयतन कितना हो जाएगा 1/3 πr²h। तो एक πr²h है, एक 1/3 πr²h है, उसका 1/3 एंड दैट इज द आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, ए सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, मैं बना के दिखा दे रहा हूं, रिक्वायर्ड नहीं है वैसे। ए सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास एक घन है। अभी क्या कह रहा है कि इस वर्ग के, इसी ए सेंटीमीटर वर्ग, ये सारा क्या है, ए है, ये ऊंचाई क्या है, ए, ये एक वर्ग है ए सेंटीमीटर भुजा वाला, जिस पर एक पिरामिड बनाया गया है। पिरामिड कैसे बनाया जाता है आपको बताया था कि पिरामिड टॉप पे 0 होता है, मैं बना के दिखा दे रहा हूं। यहां से कुछ इस तरीके से आ रही होगी ये भुजा हमारे पास, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा, ये थोड़ा सा बाहर से होते हुए ऐसे कुछ आएगा। तो इस तरीके से एक पिरामिड बनेगा, आपको क्लियरली ये चीज दिख रही होगी। ऐसे ही कुछ हमारे पास एक पिरामिड बनेगा, और इस केस में अगर आधार का क्षेत्रफल समान है, ऊंचाई समान है, तो मैं कह सकता हूं, फिर से लिख दे रहा हूं इस बात को, कि प्रिज्म का आयतन बटे में 3 बराबर होता है पिरामिड का आयतन। और इसको खूब डिटेल में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है, और मैंने कहा था यूनिवर्सली किसी भी आकृति के लिए बात सही है। तो जब दोनों के आयतनों का अनुपात पूछा गया है तो आंसर कितना हो जाएगा, 3:1। प्रिज्म बड़ा होगा और पिरामिड छोटा होगा। तो इसमें कुछ सॉल्व करने ऐसी चीज नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन होगा, आई विल एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, सिर्फ ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन है। देखो यहां पर एक बात याद रखो, इस पे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए, इसको इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। यहां पर भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आगे भी आपको देखने मिल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बच्चों को डाउट होता है कैसे करेंगे। देखो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कोई साइकिल का पहिया घूमता है तो वो एक चक्कर में उतनी ही दूरी चलता है जो उसकी परिधि के बराबर है। मैं इस बात को लिख भी दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट या लिख लेना कि गोल, मैं इसको लिख दे रहा हूं वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी ये बराबर होता है पहिए की परिधि। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसा कोई रोलर वाला क्वेश्चन या कुछ भी आएगा, आप हमेशा ऐसे, रोलर में खैर संपूर्ण पृष्ठीय का भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वृत्ताकार कोई भी चीज है तो यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो क्या कह रहा है, एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है, मतलब मैं क्या कहूंगा, इसको मैं लिख ही दे रहा हूं कि 500 चक्कर में चली गई दूरी, 500 चक्कर में चली दूरी या डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर। और ये सेंटीमीटर में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1,000,000 सेंटीमीटर, 5 जीरो लगेंगे। 500 चक्कर में चली गई दूरी बराबर इतने सेंटीमीटर है, तो बस आपको बताना है एक चक्कर में चली गई दूरी जो कि किसके बराबर हो जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि ये पहिए की परिधि के बराबर हो जाएगी। कितनी आ जाएगी, बटे में 500।
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 5 2 10, 200 सेंटीमीटर। पहिए की परिधि कितनी आ गई? 200 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है? इसकी त्रिज्या। अगर किसी पहिए का सरकमफेरेंस पता है, किसी पहिए की परिधि पता है, तो उसकी त्रिज्या निकालने में कौन सी बड़ी बात है? 2 गुणे 22/7 इंटू में आर बराबर है 200। यहां से आपने काटा 100 आ गया, यहां से आपने काटा 11, यहां से आ गया 50, आर बराबर आ गया 350 बटे में 11, 11 तिया 33, बचेगा 2, 11 एक कम 11, बचेगा 9, 11 88, 31.8 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया। इस बात को, इस ब्रह्म वाक्य को आप याद रखेंगे, कभी भी ऐसे पहिए वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। टेक्निकल होगा, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन 8 इंच भुजा। ये भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, क्योंकि घन में हमने खूब समय बिताया है, ठीक है? तो आप लोग ट्राई करो, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेंगे। ये शीट आपको इस क्लास से पहले ही या क्लास के साथ ही जो है आपको मिल जाएगी, और आपको वहां टेलीग्राम पे आप ये शीट डाउनलोड कर लेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप ट्राई करोगे। क्यूब कटिंग का फॉर्मूला है, क्यूब कटिंग कैसे की जाती है, सरफेस एरिया की बात हो रही है। ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं। अभी देखो सब आगे बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, इनमें कोई दम नहीं है। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले के परिधि के बराबर है। इसमें कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, आंसर डायरेक्ट देख के बता सकता हूं, बी आएगा आंसर। क्यों बता रहा हूं? हमेशा याद रख लो कुछ चीजें जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होती हैं। क्या? अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर आता है। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल 154 आएगा। ये इतनी बार रिपीट होगी क्वेश्चंस में कि आपको याद हो तो समय बचेगा। और ये लॉजिक कैसे, मैंने बोला क्वेश्चन देखते ही। देखो वर्ग का क्षेत्रफल 121 है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, 11 गुणे 11, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 11। वर्ग का परिमाप कितना हुआ? 44, और 2 पाई आर बराबर 44, 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 44, 22 दूना 44 से 44 कट गया, आर बराबर 7 आ गया, और आर बराबर 7 आ गया तो एरिया 154 है। क्वेश्चन खत्म। समझा दे रहा हूं, कई लोगों को लगेगा कहां कौन सी बात चल रही है। तो देखो ये रहा वर्ग, लेकिन आपको ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इनमें टाइम नहीं लगाना चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं डिटेल में। इसका एरिया कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 121, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। ये ए का मान आ गया अपने पास। अब अगर a बराबर 11 आ गया तो देखो परिधि कितनी हो जाएगी। अगर a बराबर 11 आ गया तो परिधि कितनी हो जाएगी? 11 11 11 11। परिधि कितनी आ गई? इसका परिमाप कितना आ गया? 44। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये वृत्त की परिधि के बराबर है। यही कह रहा है ना कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि इसके बराबर है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 44, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 44। 44 और 44 कट गया, आर बराबर कितना आ गया? 7। यही कैलकुलेशन मैंने आपसे वर्बली कहा था। अब इसका एरिया मैंने कहा याद रख लो 154 होता है, बाकी आप सॉल्व करके देख लो कितना आ जाएगा। 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, ये और ये कट गया, 22 गुणे 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं थी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। ये तो ट्राइंगल का क्वेश्चन है, लेकिन मेंसुरेशन का है थोड़ा सा, तो देख ले रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। मतलब एक कैसा ट्राइंगल है मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा ही ट्राइंगल बना रहा हूं। एक भुजा कितना है? 9 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाओं के लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। मतलब अगर ये x है तो ये x + 1 है, मैं ये मान सकता हूं।
अब कह रहा है कि यदि त्रिकोण की परिधि मतलब इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है तो 9 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 90 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा 90 माइनस में 9 एक 10 बटे में 2, कितना आ जाएगा 80 बटे 2। x बराबर कितना आ गया 40, x बराबर 40 आ गया तो ये 40 हो गया, ये 41 हो गया। अगर वैसे आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन अब जरूर लिख लीजिएगा, 40 9 और 41 में ट्रिपलेट होता है, प्रूफ कर दे रहा हूं। 40 का स्क्वायर होता है 1600, 9 का स्क्वायर होता है 81, 41 का स्क्वायर होता है 1681। आप कहेगा अपने मन से लिखे दे रहे हैं, आपको चेक करवाता हूं मैं। याद है क्योंकि ट्रिपलेट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, स्क्वायर करते हैं। कई लोगों को स्क्वायर करने का तरीका नहीं पता होगा, वो भी सीख लो, 2-3 यहीं पे बता दूंगा। कोई भी अगर 2 अंकों की संख्या उसका वर्ग निकालना है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, इस 4 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 16। फिर इस 1 का स्क्वायर करो और हमेशा डबल डिजिट के फॉर्म में लिखेगा। अगर सिंगल वैल्यू भी आ रही तो डबल के फॉर्म में लिखना है। डबल का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने लिखा 01। फिर क्या किया, 4 गुणे 1 कितना हुआ 4, और उसमें 2 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 8। तो आपको डबल डिजिट के फॉर्म में लिखना है, तो आप ऐसे लिखोगे 08, कितना आ गया 1681। अभी कई लोगों को बाउंस मार गया होगा। 3-4 एग्जाम्पल बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज यूज खूब होगी इसलिए बता दे रहा हूं। जैसे 57 का स्क्वायर लिखना है आपको, तो मैंने क्या बताया, 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25, 7 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 49, फिर 5 गुणे 7 कितना हो गया 35, 35 गुणे 2 कितना हो गया 70। लास्ट वाला प्लेस छोड़ दो इसको और यहां पे लिख लो 70, जोड़ दो 9 4 7 5 12 का 2 कैरी ऑन 1 2 1 3 3249। तीसरा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लो कि मुझे 83 का स्क्वायर करना है, किसका 83 का। तो मैंने क्या किया, 8 का स्क्वायर करो कितना आ गया 64, 3 का स्क्वायर मैंने कहा अगर सिंगल डिजिट में वैल्यू है तो उसको डबल डिजिट में लिख लीजिएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आप क्या लिखोगे 09, तो ये मैंने लिख लिया 09। फिर 8 गुणे 3 कितना होता है 24, 24 गुणे 2 कितना हो जाएगा 48। लास्ट का प्लेस छोड़ दो, बाकी आप 48 लिख दो, जोड़ दो 9 8 4 4 8 6 8 8 9, यही होगा स्क्वायर। एक और एग्जांपल जल्दी से और बता दे रहा हूं ताकि, मान लो कि 91 का स्क्वायर लिखना है, तो 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 01, 9 एकम 9, 9 दूना 18, लास्ट का प्लेस छोड़ के 18 लिखो, 1 8 2 और ये आ जाएगा 8, तो 8281 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां से हमारे पास ये ट्रिपलेट आ गया था। क्या पूछा गया क्वेश्चन कि हमें ये बात ये भी लगी 40 41 और 9 भी ट्रिपलेट होते हैं। क्या पूछा गया, उसका क्षेत्रफल पूछा गया। तो अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एक ट्राइंगल है, अब ये 41 है, ये 40 है, ये 9 है, क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये आपने काट दिया 20, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, इजी क्वेश्चन ही था। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ ठीक सा लग रहा है मुझे। 343 मीटर क्यूब के परिमाण का मतलब यहां पर क्या है, मैंने बार बार बताया कि यूपीएसआई ने आयतन की जगह सब जगह परिमाण यूज किया, तो यू विल कंसीडर एज वॉल्यूम। तो 343 मीटर परिमाण का एक घन, दैट मीन्स क्यूब, एक गोले में पूरी तरह से समावृत है। एक बारी कुछ भाई ने, किसी ने मेरे पास मैसेज किया और उसने कहा कि सर आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज ओनली इन हिंदी, तो क्या पेपर सिर्फ हिंदी में आता है? अगर सिर्फ हिंदी में आएगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। तो मैंने कहा नहीं भाई, यहां पर जस्ट बिकॉज कि आप में से ज्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं पहली चीज, और दूसरा चूंकि यहां पर क्वेश्चन की भाषा बहुत बड़ी थी, एक ही स्लाइड में हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखते तो बहुत छोटा दिखता, वो भी एक दिक्कत रहती। तो वहां पर भी हम आपको जूम करके फिर हिंदी दिखा रहे होते, तो बस मैंने इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है। बाकी क्वेश्चन आपके पास बाइलिंगुअल ही आते हैं, उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना। थोड़ी सी हिंदी देख लो कितनी खतरनाक लिखी हुई है कि परिमाण के घन एक गोले में पूरी तरह से समावृत है। तो शुद्ध हिंदी भी हम लोग को नहीं आती, एक दिक्कत है। इसका मतलब क्या है मैं समझा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि एक गोला है
और इस गोले में एक घन, अब यहां पे 3D बनाना थोड़ा मुश्किल होगा तो मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इस तरीके से कुछ ऐसा है, मान लीजिएगा कि कुछ इस तरीके से है, ऐसा है। इसके अंदर एक घन जो है वो ऐसा कुछ, इसके घन इसके अंदर पूरी तरीके से समावृत है, मतलब पूरी तरीके से इसके अंदर रखा हुआ है। तो पूछा गया है गोले का आयतन पता करें। अब देखो क्या है इसका लॉजिक, कई लोगों को पता होगा बट फिर भी मैं डिटेल में बताता हूं। देखो मैं गोले को पहले 2 डायमेंशनल फिगर मान रहा हूं, वृत्त, और इस वृत्त के अंदर अगर पूरी तरह से समावृत्त कोई क्यूब रखना है, पीछे मैं इसका 3 डायमेंशनल फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे ये रखना है, ठीक है, इस गोले के अंदर, ताकि ये सबको टच करे। तो होगा क्या, ये पार्ट जो होगा ये होगा इस वृत्त का, क्या होगा मैं लिख भी दे रहा हूं, ये पार्ट होगा वृत्त का व्यास, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा घन का विकर्ण। व्यास किसका है, गोले का। जो गोले का व्यास होगा वही घन का विकर्ण होगा। तभी ऐसी कंडीशन, किसी भी फिगर कभी भी ऐसा आ जाए कि किसी गोले के अंदर कोई घन रखा हुआ है, इसका मतलब है, और पूरी तरीके से सबमर्ज्ड है उसके अंदर, इसका मतलब यही होगा कि वो इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ये सेंटर से होके जाएगा, और जो इस घन का विकर्ण होगा वो इसके व्यास के बराबर आएगा। बस यही एक लॉजिक है। इस केस में मैं लिख दे रहा हूं कि गोले का व्यास बराबर हो जाएगा घन का विकर्ण। ठीक है, ये आपका यहां का लॉजिक है। अब देख लो क्या कह रहा है, 343 मीटर क्यूब आयतन वाला एक घन है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। ये बराबर किसके है, 343 के। तो ए बराबर किसके आ जाएगा, 7 का क्यूब होता है 343, तो ए बराबर आ जाएगा 700 सेंटीमीटर। ये सब आपको याद होना चाहिए, कम से कम क्यूब आपको 15 तक तो याद ही होने चाहिए, और एकदम ढंग से याद होने चाहिए, बहुत फायदा मिलेगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। एक ऑप्शन में तो 343 हूबहू दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 343 यहां से 7 सेंटीमीटर की भुजा आ गई। अब देख लो 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यह भी बताया था कि किसी घन का विकर्ण किसके बराबर होता है, डी बराबर होता है a√3। तो विकर्ण कितना आ जाएगा, 7√3। घन का विकर्ण बराबर आ जाएगा 7√3, जो कि गोले का व्यास है। अगर गोले का व्यास ये है तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, तो 7√3/2। इसको देखते हुए तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लग रहा है मुझे। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7√3/2। अब क्या पूछा गया है, इसका आयतन, बस क्वेश्चन खत्म है। इस गोले का आयतन कितना आ जाएगा, 4/3 पाई के फॉर्म में दे रखा है, यस, पाई आर क्यूब। आर कितना है, 7√3/2 का होल क्यूब, तो 7√3/2 इंटू में 7√3/2 इंटू में 7√3/2। देखो 3 से √3 कैंसिल आउट हो जाने हैं, 4 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 7 सते 49, 49 सते 343, ये √3 अभी बचा हुआ है, कहीं नहीं कटा, तो √3 अपॉन में ये वाला 2 बचा हुआ है, तो 343/2 पाई मीटर क्यूब, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। पहले भी बता दिया था आपको। तो बस यही है लॉजिक। क्या बताया मैंने, जब भी किसी गोले के अंदर कोई घन रखना हो तो आपको बस ये समझना, मैक्सिमम साइज का जो उसके अंदर घन रखा जा सकता है गोले के अंदर, वो हमेशा क्या रखा जा सकता है, हमेशा उसका जो विकर्ण होगा इस घन का वो उस गोले के व्यास के बराबर होगा। ये लॉजिक है, फिर बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। उम्मीद है बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, चढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको फ्रस्टम छोड़ा है, फ्रस्टम, और 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े, एक फ्रस्टम का छोड़ा था, एक और क्वेश्चन, ये मैं आपको बता दूंगा जस्ट बिकॉज थोड़ी सी ज्योमेट्री यहां पे लगी हुई, सिमिलैरिटी से थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। तो मैं जब आपको ज्योमेट्री वाले पार्ट में रिवाइज करूंगा तो ये पार्ट भी कवर कर दूंगा, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग अपने एंड पे देख लीजिएगा, शीट आपको मिल गई होगी या मिल जाएगी, तो आप जो है देख लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तब तो खैर हम बताएंगे ही बताएंगे। बाकी ये फ्रस्टम वाला पार्ट मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाते टाइम पूरा कोन के बारे में जो सिमिलैरिटी से जो जो चीजें रिलेट होती हैं आई विल एक्सप्लेन।
एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल एक ऐसे ट्रेपेजियम दैट मीन समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 37 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। सबसे पहले देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है। आइडियल फिगर तो यही होता है, बाकी होने को वो ऐसे भी हो सकता है, ये भी समलंब ही चतुर्भुज, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो ट्रेपेजियम। तो एक समलंब चतुर्भुज है और इस समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 37 सेंटीमीटर। मतलब समलंब की पहचान ये होती है कि इसमें एक पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे यहां पर ये लाइन और ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन है। तो क्या कह रहा है, एक 37 सेंटीमीटर है, एक 40 सेंटीमीटर है। ये 37 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। दैट मींस दिस पार्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसके एरिया का फॉर्मूला याद रख लीजिए, जरूरी भी है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल 40 प्लस 37 इंटू में हाइट का मतलब ये कितनी है, 4। तो सॉल्व करते हैं, ये आपका आ गया 2, 40 3 70 77 गुणे 2, तो 70 दूना 140, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म है। ये कह रहा है भैया कि ये जो इसका क्षेत्रफल है एक वृत्त के बराबर है, थोड़ा बड़ा बनेगा, एक वृत्त के बराबर है। और देखो थोड़ी देर पहले हमने चीख चीख के यहीं पर चिल्लाया था कि 154, आप लोग याद रख लीजिए 154 बहुत बार यूज होता है, क्योंकि 154 उस वृत्त का क्षेत्रफल आता है जिसकी त्रिज्या कितनी होती है, 7 होती। तो आंसर तो 7 ही होगा। बाकी आप ट्राई कर सकते हो। 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से आप काटोगे 7 बार, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, आर बराबर 7, दैट इज द आंसर। तो बस इतना सा था, सिंपल क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं थी इसमें। अगले क्वेश्चन तो ये दोनों मुझे इजी लग रहे हैं, सिंपल ही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार कंटेनर की सामग्री को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कप में डाला जाता है। अर्धगोलाकार कप के प्रतिशत का पता लगाएं। ये आप खुद से करिएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार कंटेनर को, मतलब क्या करो, एक तरफ आप बेलनाकार कंटेनर का वॉल्यूम निकाल। देखिए ये सब क्वेश्चन मन में किए जा सकते हैं। बेलनाकार कंटेनर का वॉल्यूम मुझे परसेंटेज में आंसर देना है, पाई की वैल्यू भी नहीं रखनी। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 4, 36 पाई आ जाएगा इसका आयतन। और अर्धगोलाकार जो वो है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब का मतलब 216, 216/3 करेंगे 72, 72 दूना 144 पाई, कितना आ गया, 144 पाई आ गया मेरा आंसर इस अर्धगोले का आयतन, और 36 पाई आया उसका आयतन। पूछा गया कि अगर इस 36 पाई को इसमें डाल दिया गया तो कितना खाली है, तो 108 पार्ट खाली है, 75% खाली है, आंसर बी होगा। कई लोगों को लगेगा पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन कर दिया। देखो प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह की वैल्यूज बहुत आसानी से आ जाएगी, बता दे रहा हूं मैं जल्दी से। देखो क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की त्रिज्या मुझे कितनी दे रखी है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, और ये मुझे क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई मुझे दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू में 4, ये आ जाएगा 36 पाई। कितना आ जाएगा, 36 पाई। इसको मैंने क्या किया है, एक कोई बड़ा सा अर्धगोला है उसमें उठा के इसका पूरा कंटेंट इसमें डाल दिया, मान लो यहां तक भर गया, तो पूछा है कि भैया कितना खाली रहा, तो अब इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। इसकी रेडियस मुझे कितना कह रहा है, इसका रेडियस मुझे कह रहा है 6 सेंटीमीटर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई और आर क्यूब मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, ये 72 आएगा, क्योंकि 216/3 72 होता है। आप चेक कर लो, 6 6 36 दूना 72, तो 72 दूना 144, 144 पाई क्या आ गया,
इस पूरे का आयतन आ गया, जिसमें से 36 पाई तो भर गया है, 36 पाई मान लो यहां तक भरा है, टोटल 144 पाई है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 144 पाई माइनस में 36 पाई बराबर 108 पाई। मैंने 75% कैसे आंसर दे दिया था, इसलिए दे दिया था क्योंकि 36 के टेबल में ही सारी चीजें आ रही हैं। 36 का 4 गुना होता है 144, और ये है तो एक पार्ट भरा है, 3 पार्ट खाली है, तो 75% खाली है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो खाली कितना है 108 पाई, टोटल कितना था 144 पाई। अर्धगोलाकार का प्रतिशत पता है जो अभी भरा हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है, इनटू में 100, पाई से पाई कट गया, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, आंसर कितना आ जाएगा 75% पार्ट खाली है। तो दिस इज द आंसर, बस इतना सा था सोल्यूशन, लेकिन ये प्रैक्टिकली किया जा सकता था, मतलब इतना सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं इसमें। एक आयताकार बक्से के किनारे 2:3:7 के अनुपात में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 738 वर्ग मीटर है, बक्से का आयतन ज्ञात करें, बक्से का परिमाण ज्ञात करें। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कई बार बच्चे एक चीज की गलती कर देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मन में शॉर्टकट करने के चक्कर में हम क्या लिख देते हैं, हम सोचेंगे 2 × LB + BH + HL होता है। एक आयताकार बक्से के किनारे, मतलब आयताकार बक्सा का मतलब यह घनाभ के आकार का बक्सा है, ऐसा कोई बक्सा है। अब ये 2 3 7 दे रखा है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब सिर्फ ये कहा गया है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दैट मींस आप ये कंसीडर करके चलोगे कि ये टोटल सरफेस एरिया। अगर वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लैटरल सरफेस एरिया होता तो उन्होंने मेंशन किया होता, नहीं किया हुआ, दैट मींस टोटल सरफेस एरिया। तो हम जल्दीबाजी करने के चक्कर में क्या करते हैं, हम सोचते हैं 2 × LB मतलब हम लिख लेंगे 6, फिर BH का मतलब 21, और फिर लिख लेंगे 14, और जैसे इस पे कैलकुलेट करेंगे गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। यहां पर एक चीज का ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है कि देख लो ये 2 यूनिट है, या तो 2x और 3x मानोगे, या 2 यूनिट और 3 यूनिट मानोगे, कुछ भी मानोगे, तो 2x × 3x करोगे तो 6x² आएगा। वो स्क्वायर वाला टर्म गायब नहीं कर सकते, तो मैं लिख ही दे रहा हूं, ये है 2x, ये है 3x, ये है 7x। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, ये बराबर दे रखा है मुझे किसके, कहां गया क्वेश्चन, ये मुझे दे रखा है 738 के बराबर, 738। मैं सॉल्व करता हूं, 2 LB का मतलब देखो 2 तिहाई 6x², x² का क्या फर्क पड़ेगा अभी आपको समझ में आएगा। BH का मतलब 21x², और HL का मतलब 14x², और ये बराबर है 738 के। 21 10 31 4 35 6 41 2 82, x² बराबर 738, x² बराबर 738 बटे में 82। यूनिट डिजिट तो ये कह रही है कि 9 बार जाएगा, चेक करो, 9 दूना 18, 8 9 72 73, बिल्कुल सही है, 9 बार जाएगा ये। यूनिट डिजिट का मतलब मैंने देखा 2 से 8 कहां पे जाएगा, या तो 4 बार जाएगा या 9 बार जाएगा। 4 बार 82 का तो 300 की ही रेंज में आ रहा है, इसका मतलब 9 बार जाएगा। और चूंकि परफेक्ट स्क्वायर बनना तो था ही इस क्वेश्चन में, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पीछे चला आ रहा है। तो अब देख लो x² बराबर 9 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 3, ये एक यूनिट का मान है। मतलब अगर आपने डायरेक्ट x निकालते, वहां पर अगर ये स्क्वायर नहीं लिखते जिसकी वजह से 3 आए, तो आपका आंसर गलत हो जाता। अगर आप 82x लिख रहे होते 9 लिख के, कई बार गलती होती है, बच्चे करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो आपको जब भी ऐसा हो कि मल्टीपल टाइम मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किसी उसका, तो आप उसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर 3 आ गया, तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 3 त्रिक 9 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। क्या पूछा गया, बक्से का परिमाण या आयतन, तो 6 × 9 × 21, यही 6 × 9 × 21, तो ये हो जाएगा 54 × में 21, कितना आ जाएगा 54 दूना 108, तो 1080 प्लस में 54, ये हो जाएगा 4 8 5 13 का 3, कैरी ऑन 1, और ये आ जाएगा 1134। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर है। यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई ऐसे डाउट वाली बात नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। यहां तक मैंने क्या किया है, लगभग जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन मेंसुरेशन में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं। क्यों छोड़े हैं, क्योंकि उसके पीछे ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊं, आपके सिलेबस में बहुत हल्की ज्योमेट्री है, लेकिन
मेंसुरेशन के लिए कुछ चीजें और बतानी पड़ेगी, तो मैं वो बताते टाइम आपको वो सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा। एक मैंने आपको जैसे बताया था त्रिज्यखंड वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो करा दूंगा। कुछ यहां पर जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट है वो करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन आपको पिरामिड के भी करा दूंगा, इन्होंने पूछा नहीं है बट मैं करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं काइंड ऑफ रिवीजन भी कर लूंगा और उसके बाद फिर हम ज्योमेट्री भी पार्ट खत्म कर देंगे। तो यहां तक आपको ये शीट मिल जाएगी, आप इस शीट को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारी क्लास अब दिवाली के बाद ही होगी। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। पढ़ते रहिए, ये पुराने वाली अब प्रथाओं को मत मानिएगा कि दिवाली के अगले दिन अगर किताब छू लिए तो अगले जन्म में ऐसा कुछ बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगी। तो इसलिए एंजॉय करिए दिवाली। एंजॉय करते टाइम देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बीइंग अ स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है कि आपको 15 घंटे पढ़ना है। रेगुलर टाइम में 6 से 7 घंटे मैक्सिमम, एग्जाम आ जाए तो 7 से 8-9 जितना आप पढ़ पा रहे हो, इतना अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती। तो ईमानदारी से पढ़ते रहिए, दिवाली मनाइए, एकदम जम के मनाइए अच्छे से, और साथ के साथ पढ़ाई को भी रखिए। यूपीएसआई चूंकि भाई 20-22 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई भी करिए, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई और सारी चीजों को साथ लेके चलिए, मैनेज करिए। मिलते हैं दिवाली के बाद, ये शीट आपको मिल जाएगी। जो क्वेश्चन मैंने 1-2 छोड़े हुए हैं उनको आप सॉल्व करिएगा। जो डाउट होगा आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछिएगा। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित दिवाली मनाइए, और सिलेक्शन की खुशखबरी होगी तो अगली दिवाली में आपसे मिठाई भी खाई जाएगी। एंड अगेन मिलते हैं दिवाली के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली।